तो ये पॉडकास्ट उनके लिए नहीं है कि सुन के जाके अपनी शादी तोड़ने का सोच लें, करेक्ट? How do you define a bad marriage? कि लूप होल्स कहाँ हैं हमारे लीगल सिस्टम में? Hindu Marriage Act, Special Marriage Act. सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है, बट इफ यू सी प्राइमरीली ये पहले एक इमोशनल बैटल है, डिवोर्स। आदमियों का भी बहुत शोषण हो रहा है। बहुत शोषण हो रहा है। हाँ, मेरी राइट टू रेजिडेंस है। ये लीगल एग्रीमेंट या प्रीनप, महिलाएं जो उस लॉ को यूज कर रही हैं उसका अब्यूज ही कर रही हैं वो। एलिमनी और मेंटेनेंस, इन दो टर्म्स में क्या फर्क है लीगली? यू वांट दैट बहू टू कम टू योर हाउस, टेक केयर ऑफ द हाउस, तो उसको दो ना तिजोरियों की चाबी। नहीं दे रहे ना, तो आप हमेशा बहू को क्यों बुरा कहते हो? आपका बेटा आपका ना हो सका। वाइफ भी ऑब्लाइज्ड है एलिमनी देने के हस्बैंड को। जो वाइफ है उसका मैरिज में कंट्रीब्यूशन ज्यादा था इन टर्म्स ऑफ कि उसने अपने करियर को सैक्रिफाइस किया, इट्स अ रेड फ्लैग। कीप योर फाइनेंसेस क्लीन। इकोनॉमिक वायलेंस हो। लेकिन बच्चे का कोर्ट में आना उसके जहन पर बहुत गहरी छाप छोड़ता होगा। कोलैटरल डैमेज है, वो तो बच्चा है फॉर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने अपनी मम्मियों को, उन्होंने अपनी चाचियों को, मौसियों को यही कहते सुना है कि तेरे तो भाग खुल गए। तो उनको लगता है भाई ये सब कह रहे हैं तो खुल ही गए होंगे। कौन कौन से वो राइट्स हैं या लीगल राइट्स हैं? The option of separation, legally separating yourself. That is why these podcasts are so important. नमस्ते, जय हिंद। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। किसी भी शख्स के जीवन में उसके रिश्ते उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब कोई रिश्ता टूटता है। आज के पॉडकास्ट पे हम बात करेंगे डिवोर्स की और समझेंगे डिवोर्स की बारीकियों के बारे में डॉक्टर स्वाति जिंदल गर्ग, AOR, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आइए रुक करते हैं इस खास बातचीत का। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार में। Thank you so much. अगर मैं डिवोर्स की बात करूं और भारत देश की परसेंटेज को अगर हम अभी भी वर्ल्ड परसेंटेज से कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ द रैम्पेंट केसेस ऑफ डिवोर्स, तो वो अभी भी 1% पे है, क्योंकि अभी पोर्चुगल और US जैसे कई देश हैं जहां पे ये केसेस ऑलरेडी ऑन द राइज हैं और पहले से भी रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक ऑफ इंडिया और हमारे आसपास के हम अ, मतलब कल्चर में और सोसाइटी में देखते हैं, अपने देश में देखते हैं, तो बेशक वर्ल्ड एवरेज से यहाँ पे एवरेज कम होगी डिवोर्स केसेस की, लेकिन अगर हम इंडिया की खुद की एवरेज देखें तो डिवोर्स केसेस आर ऑन द राइज, स्पेशली स्टेट्स ऑफ मिजोरम, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो आपसे मैं एज अ लीगल पर्सन ये समझना चाहती हूँ कि ये जो शब्द है डिवोर्स, इसे आप कैसे एड्रेस करती हैं और ये इतना स्टिग्मेटाइज्ड क्यों है? Um, देखिए तेजस्वी जी, डिवोर्स जितना स्टिग्मेटाइज पहले था, स्टिग्मेटाइज का मतलब कि इस हद तक स्टिग्मेटाइज था कि पेरेंट्स ही लड़की से कहते थे कि भाई तुझे वहीं से तेरी अब अर्थी निकलेगी और डिवोर्स से अच्छा तो तू मर जा। जी। इतना स्टिग्मेटाइज था ये। लेकिन अब जहां तक मेट्रोपॉलिटन्स की बात है, ये इतना भी स्टिग्मेटाइज नहीं है। इसके मैं आपको प्राइमरीली मेरा पर्सनल ओपिनियन, ऑफ कोर्स नॉट बेस्ड ऑन एनी स्टैटिस्टिक्स, वो ये है कि अब पेरेंट्स, जो आज के पेरेंट्स हैं, उनके कितने ही बच्चे होते हैं, दो या तीन, जो जो शादीशुदा बच्चे हैं उस वाले लेवल की मैं बात कर रही हूँ। दो या तीन बच्चे हैं आपके, कहीं कहीं एक भी है, तो उनको अपने उस बच्चे को सपोर्ट करना इतना भारी नहीं पड़ता। हम्म। दूसरी चीज, उनमें वो अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा बच्चा आज इस खराब शादी में है, बैड मैरिज सो टू से, तो बेहतर है कि वो उससे निकल जाए। अभी तो मैं इसकी मदद कर दूंगा या कर दूंगी, कल इसके साथ कौन खड़ा होगा। तो वो ये सोचते हैं कि इसके पास अभी चांस है, ये अपने लिए एक बेहतर जिंदगी चूज कर सकता है। जो पर्सन है जो डिवोर्स करने की सोच रहा है या जो करना चाहता है, उसको भी ये लगता है, मे बी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो इंसान ये कहता है कि भाई once bitten too shy। हम्म। वो कहता है देयर इज नो वे। मेरे पास भी जब क्लाइंट्स आते हैं, मैं कहती हूँ भाई आपकी एज ठीक है, आप क्यों अपने आप को इतना डिले कर रहे हो? अगर आपको लगता है दिस इज एन इरिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज सो टू से, तो आप खत्म करो इस रिश्ते को, आगे बढ़ो। तो वो बोलते हैं मैडम आगे बढ़ना तो दूसरे को तो हम झेल नहीं पाएंगे, बट इनवेरिएबली 2-3 साल में इट इज लाइक पीपल से दैट लड्डू दैट एवरीबडी वांट्स टू ईट एंड नॉट ईट।
during the course of time they do meet people that they feel they will gel well together, but इतना स्टिग्मेटाइज अब बड़े शहरों में नहीं रहा है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि सपोर्ट सिस्टम बेहतर है आज हमारा। हम्म। और दूसरी चीज़ ये है कि लड़कियों की इंडिपेंडेंस भी बढ़ी है। अगर सपोर्ट सिस्टम उनके पास ना भी हो तो वो इतनी केपेबल हैं कि वो अपना रहना खाना जुगाड़ सके। तो कहने की बात ये है कि अगर हम पहले के समाज पर यानी कि कुछ साल पहलों में जाएं या अपनी एक जनरेशन पहले जाएं, दो जनरेशन पहले जाएं, तो औरतें ज़्यादातर निर्भर थीं अपनी हस्बैंड की कमाई पर। बिल्कुल। लेकिन ज़माना बदला है और अब जो मतलब अब जो महिलाएं हैं वो निर्भर हैं खुद पर। तो उस लिहाज से आपका ये कहना है कि क्योंकि वो खुद पर निर्भर हैं तो इसलिए वी कैन सी अ राइज इन द डिवोर्स केस। मोहताज नहीं है ना वो। हाँ। उनको ये उनके मन में देखिए सबसे पहले डर ये था कि अपना पति का घर छोड़ती है तो वो कहाँ जाएंगी, अपने पिता के घर या अपने भाई के घर। जी। वहां उनके दरवाजे बंद हैं। उनके पिता ने कह दिया मर के निकलना वहां से। उनके भाई ने कह दिया भाई देख यहाँ अपना गुजारा नहीं चल रहा, तेरे को कहाँ से देखूंगा मैं। हम्म। सो नाउ वी हैव विमेन जो ये कहती है तुम्हें मेरा कुछ नहीं देखना पड़ेगा, मैं अपने आप देख लूंगी। और अगर मैं आपके फाइनेंशियल, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, हाँ बट जी। अगर आपके पास फाइनेंशियल डिपेंडेंस है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इंडिपेंडेंस है तो। तो अगर इस सो द टेक अवे वुड बी जो आप बात कह रही हैं कि अगर आज आप पुरुष हो या महिला हो, लड़का या लड़की जो भी हो, अगर वो आज आत्मनिर्भर है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है फॉर दैट पर्सन टू कम आउट ऑफ अ बैड मैरिज। बहुत बड़ा। और मैं आपको एक चीज और कहूंगी तेजस्वी जी, हाउ डू यू डिफाइन अ बैड मैरिज? फॉर मी a good marriage and a bad marriage can have different definitions to different people. अगर आज एक महिला का पति उससे ये कहता है कि तुझे जितने पैसे चाहिए तू ले, जहां घूमना है तू घूम, तो 100 लोग कहेंगे वंडरफुल हस्बैंड शी हैज। हम्म। बट हो सकता है वो पत्नी उस मैरिज से बाहर निकलना चाह रही हो क्योंकि हम्म। उसको वो स्टाइफलिंग लगती है, हम्म। क्योंकि उसके पति ने कह दिया है पैसे की कोई कमी नहीं है, हम्म। हमें तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बकवास तुम कर रही हो? तुम चैरिटी का काम करना चाहती हो, किसको परवाह पड़ी है? तुम कहाँ सड़कों पे जाओगी, स्लम्स में घूमोगी? या क्या जरूरत है तुम्हें एमबीबीएस करके डॉक्टरी करने की? तुम्हें पता है दिन रात वहीं खटती रहोगी, फिर घर आके कहोगी मैं थक गई। कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारे पैसे की कोई मोहताजगी नहीं है। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। घर देखो, घर, अपने बच्चों को देखो, अपने सास ससुर को देखो, विदाउट रियलाइजिंग कि वो घर, सास ससुर और बच्चों को अगर अपना करियर देखते देखते भी देख पा रही है या देखना चाहती है तो इसमें ऐसा नहीं है कि उसका प्यार उनके प्रति कम हो जाएगा। वाई डू वी डिमांड दिस? तो मैं आपसे कहती हूँ कि बैड मैरिज की जो आप डेफिनेशन कहते हैं ना, जरूरी नहीं है, हम्म। कहीं एक रूल बुक नहीं है जहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में लिखा हो कि एक मैरिज को अच्छा होने के लिए ये सारे टिक्स लगाने हैं। काफी सब्जेक्टिव हो सकता बहुत है। सब्जेक्टिव है। हमारी अपनी जिंदगी से क्या आशा है? हम्म। हो सकता है एक महिला चाहती हो कि वो एक आजाद खुली जिंदगी जिए, कोई टेंशन नहीं है, वो काम भी नहीं करना चाहती, कोई प्रेशर नहीं है उसको, और उसका हस्बैंड उस पर कोई प्रेशर नहीं डालना। गुड मैरिज। अगर आपकी इस बात से मैं इन्फर करूं तो क्या एक पेट्रियार्कल सोसाइटी और मेट्रिलिनियल सोसाइटी भी कारण हो सकते हैं फॉर द नंबर ऑफ डिवोर्स केसेस? जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था मिजोरम का, वहाँ पे कई ट्राइब्स हैं जहाँ पे मेट्रिलिनियल वैल्यूज जो हैं वो डोमिनेंट है, इसलिए वहाँ पे डिवोर्स होना एक आम बात है और ये स्टिग्मेटाइज भी नहीं है। और क्योंकि अभी हम यहाँ पे पेट्रियार्की की भी एक तरफ बात करते हैं जहाँ पे महिलाएं खुद के दम पर अपना जीवन नहीं जी रही होती, क्या ये भी एक सोशल फैक्टर है? बिल्कुल है, 100%। एक चीज सोसाइटी में कैसी देखी जा रही है, उसी बात से हमारी उसके प्रति चाहत डिसाइड होती है। हम्म। अगर आज सोसाइटी कहती है कि ब्लू जीन्स आर वेरी इन, तो हमको लगेगा कि ब्लू जीन्स बढ़िया है, यही लेकर आनी है हमें। हाँ। और सडनली अगर सोसाइटी आज कह देती है ना, फैशन फोरकास्टर्स जो सोसाइटी को लीड करते हैं, दैट इज व्हाई दीज पॉडकास्ट्स आर सो सो इम्पोर्टेंट। जी। क्योंकि कहीं ना कहीं इसी तरह के वार्तालाप हमारे सोसाइटी के थॉट प्रोसेस को खोलते हैं। हम्म। एक वे ऑफ थिंकिंग उनके सामने अगर कहीं ही नहीं जाएगी तो वो उस वे ऑफ थिंकिंग के प्रति अपना रुझान बढ़ाएंगे कैसे? शायद उनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल। कई महिलाएं हैं जो अभी भी सी टाउन्स बी टाउन्स में रह रही हैं, उनको यही लगता है कि अच्छा खाना, अच्छा घूमना और अच्छा सोना पहनना, यही बढ़िया
शादी का एक पैरामीटर है। हम्म। उनको ये नहीं पता था भाई कि अगर मैं अपने मन का कुछ करना चाहूँ और वो मुझे करने दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। उन्होंने अपनी मम्मियों को, उन्होंने अपनी चाचियों को, मौसियों को यही कहते सुना है कि तेरे तो भाग खुल गए। तो उनको बिल्कुल। लगता है भाई ये सब कह रहे हैं तो खुल ही गए होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो एम आई बीइंग ग्रीडी कि अगर मैं कुछ और भी चाहती हूँ, यही सोचते सोचते वो अपनी जिंदगी निकाल देती है। एंड व्हेन शी इज ऑन द लास्ट लेग्स ऑफ हर लाइफ, जिंदगी वैसे अच्छी कटी बट अगर ये भी हो जाता तो क्या ही मलाल रहता इनफैक्ट मुझे। इंडिपेंडेंस को कई बारी हमारी सोसाइटी में गिल्ट से जोड़ा गया बिल्कुल, महिलाओं के लिए, बिल्कुल। विच आई रियली फील। खैर, अब जब हम शहरों में हैं और हम वर्किंग प्रोफेशनल्स और पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो जाहिर तौर पे माइंडसेट चेंज हो रहा है। कुछ नहीं लेकिन चेंज हो रहा। लेकिन आपकी बात नॉट एट ऑल। बिल्कुल सही है। अगर आप टू टायर सिटी या दूसरे सोसाइटीज और कल्चर में जाएंगे, अगर आप ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे इन द रूरल एरियाज, तो वहाँ ये सच्चाई वही की वही है, जहाँ पे इंडिपेंडेंस इज कंसिडर्ड टू बी एज इक्वल एज बीइंग गिल्टी, कि बीइंग आपने अपना सेल्फिश। बीइंग सेल्फिश, या फिर आपके जीवन में आपके मायने क्या होने चाहिए, गोल्स क्या होने चाहिए, शायद इस बारे में तो बात भी नहीं होती है। आप और हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन घरों में शायद आज भी नहीं हो रही होगी है। शहरों में शायद वर्किंग प्रोफेशनल्स के We see बीच हो so रही many हो। Bollywood movies today where they are glorifying the fact that a girl wants to grow up and be a mother. Why can't she grow up and be someone and also a mother? What is wrong with that? Why are आपका you रिश्ता आपकी पर्सनालिटी की डेफिनेशन ना होके पहले आपकी पर्सनालिटी डिफाइन हो, पहले फिर आप रिश्ते हाँ, बनाएं। पहले आप अपने आप को तो खुश करिए। I remember once के um, I think I've even used this in one of the articles. I read it somewhere कि राजा दशरथ ने जब सीता माता को आशीर्वाद दिया था when she was going to after getting married, जब वो राम जी के साथ जा रही थी कि अपने साथ खुशियां लेके जाओ। हम्म। दैट इज व्हाट ही सेड। ही डिड नॉट से खुश रहो, हम्म। अपने साथ खुशियां लेकर जाओ। दैट मीन्स कि आप जहां पर भी जाओगे वहां खुशियां फैलाओगे। आप कैसे खुशियां फैलाओगे? देखिए जब आप आप खुश नहीं है, खुद ही खुश नहीं आप है। आपको मिठाई बांटनी है, आप एक डब्बा लेके जाते हो, उस डब्बे में क्या है? जाहिर तौर पे मिठाई है, आप वही हम्म। बांटोगे। अगर आपने उस डब्बे में आलू का लच्छा भर रखा है, तो वो आप जब डब्बे का ढक्कन खोलोगे तो वो लड्डू तो नहीं बन जाएंगे। राइट। तो हम अगर कहीं एक लड़की से उम्मीद करी जाती है कि वो घर को स्वर्ग बना दे, पहले तो मुझे है ना इस डायलॉग से कुछ एक पर्सनल वो है कि भाई घर को स्वर्ग बनाने का मतलब घर वाले स्वर्गवासी हो रहे हैं। सो यू जस्ट डोंट वांट दैट, राइट? तो मे बी वी कैन से कि घर को स्वर्ग जैसा खुशियों से भर दे। दैट इज नॉट घर को स्वर्ग बना दे। गाइस प्लीज स्टॉप सेइंग दैट। तो अगर हम ये चाहते हैं कि वो लड़की जाए और खुशियां फैलाए, तो वो वही चीज फैलाएगी ना जो उसको मिलेगी। लाइक पीपल से कि आप औरत को जो भी दोगे उसको मल्टीप्लाई करती है वो। जी। एट द सेम टाइम देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट जो ये कहता है कि हम जो चाहें वो ही बन सकते हैं। क्या ये भी एक रीजन है कि मैं कुछ स्टडीज को कोट कर रही हूँ, ऑफ कोर्स हमारी पूरी कोशिश होगी कि पॉडकास्ट के अंत में और डिस्क्रिप्शन में हम साइट कर सकें कुछ वेब लिंक्स, लेकिन काफ़ी प्रचलित हैं ये कुछ स्टैटिस्टिक्स और स्टडीज ऑन द इंटरनेट, जहाँ पे ये देखा गया है कि आज भारत देश में डिवोर्स चाहने वाले या डिवोर्स मांगने वाले या डिवोर्स के लिए अप्लाई करने वाली ज्यादा परसेंटेज महिलाओं की है बनिस्बत पुरुषों के। क्योंकि यहाँ पे अभी हमारी कन्वर्जेशन भी स्टार्ट हुई तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जाके महिलाओं पे चली गई। दो बिल्कुल। आई वुड लाइक टू कीप द कन्वर्जेशन बैलेंस लेटर इन द पॉडकास्ट, पर क्योंकि अभी ये बात हो ही रही है, क्या डॉक्टर स्वाति आप यही वजह देखती हैं कि एप्लीकेंट्स में महिलाएं हैं करीब 70% के आसपास, कोई स्टडी कहती है, जो कि डिवोर्स के लिए फाइल करेंगी, और शायद पुरुषों को इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, एक लॉजिस्टिकल इशू है। पुरुष क्यों नहीं आता डिवोर्स के लिए आगे? क्योंकि एलिमनी देनी एलिमनी पड़ेगी देनी उसे। पड़ेगी। उसको लगता है काम चला लो भाई, हाँ। पड़ी है घर में क्या ले रही है। क्योंकि जब भी देखो आप रेस्टिट्यूशन फॉर मैट्रिमोनियल राइट्स सेक्शन 9 में जब केस फाइल होता है कि मेरी बीवी छोड़ गई है, मैं तो चाह रहा हूँ वापस आ जाए, एग्जैक्टली। वो कुछ नहीं चाह रहा है। उसको सिर्फ कोर्ट को ये दिखाना है कि भाई मैं तो राजी हूँ, यही छोड़ के गई है। एंड बाय द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी ये भी तो समस्या है ना कि पुरुष आंसरेबल नहीं है उतना, और बिल्कुल, उसकी इंडिपेंडेंस जो है या उसको सेल्फिशनेस से या फिर गिल्ट से नहीं जोड़ा जाता। बिल्कुल। वो एक महिला के लिए जोड़ा जाता है कि वो अपना घर छोड़ के बाहर काम करने निकल गई है, परिवार को कौन देखेगा, घर के काम कौन देखिए देखेगा। कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों की अब सी हर जने को द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। हम्म। कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करनी है कि हम ना अपनी बेटी को बेटे की तरह पालने में इतना मशगूल हो गए कि हमने बेटों पे ध्यान ही नहीं दिया। वो बेचारे अपने आप ही पल रहे हैं।
उनको कोई संस्कार हम दे ही नहीं पाए, हम भूल गए कि इनको भी तो कुछ बताना था भाई, ये भी हमारे ही बच्चे हैं। राइट। क्यों नहीं हमने उन्हें सिखाया कि भाई चाय कॉफ़ी ऐसे बनती है? हुँ, अगर तुम्हारे को भूख लग रही है तो खाना ऐसे बनता है? क्यों हुँ, हम इतनी शान से कहते हैं कि हमारा बेटा तो सब ऑर्डर कर लेता है? व्हाट इज़ ऑर्डर? वो ऑर्डर करते-करते इतना ऑर्डर का आदी हो जाता है कि वो अपने घर में भी ऑर्डर करने लगता है भई। हुँ, क्या ही रूल बुक है ये जो कहती है कि भई आदमी भी ऑफ़िस से आया, औरत भी ऑफ़िस से आई और जल्दी से ऑफ़िस से आते ही औरत जल्दी सोचती है भई अपनी चप्पल-वप्पल उतारो, हाथ धो के ना किचन में घुस जाओ। एग्ज़ैक्टली। चाहे कितना भी स्टाफ लग रहा हो उसके घर में हुँ, या ना भी हो। हुँ, आई एम नॉट सेइंग दैट आदमी से आटा लगवाओ या ये वो लगाना चाहिए भी अगर उसको भी खाना खाना है तो व्हाट्स द हार्म। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट देयर शुड बी एन इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। जो हमारा पहला कल्चर कल्चर था ना कि आदमी इज द प्रोवाइडर एंड द वुमन इज द नर्चरर, वो इसलिए था क्योंकि वुमन का एक घर के अंदर एक सीमा थी और आदमी की बाहर। अब दोनों जगह सीमाएं चेंज हो गई हैं। आज जब औरत बाहर भी जा रही है और हुँ, बाहर का जब वो काम कर रही है तो आपको कौन रोक रहा है घर में आके वो काम करने से? देयर शुड बी एन इक्वल डिवीजन ऑफ लेबर। एग्ज़ैक्टली। इवन इफ द योर वाइफ इज सेइंग कि नहीं नहीं तुम मत करो मैं कर लूंगी, प्लीज अंडरस्टैंड उसकी भी एक सीमा है, उसको इतना उससे काम मत करवाइए कि उसकी सीमा ही एक दिन खत्म हो जाए और वो बिल्कुल ही बैठ जाए कि अब नहीं करूंगी। ट्रू। और ये जो फिर से वही बात है, ये जो जेंडर बायसेस हैं, देखे गए हैं कहीं न कहीं एट द वेरी रूट बहुत बड़ा कारण है डिवोर्स केसेस के। बिल्कुल। क्योंकि हम सोसाइटल नॉर्म्स की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अक्सर डिवोर्स के केसेस में कई आर्टिकल्स, कई स्टडीज़ बताती हैं और ये भारत देश के संदर्भ में मैं फ़िलहाल बात कर रही हूँ, नॉट इंटरनेशनली, कि जो इन-लॉज़ हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स, इन-लॉज़ ऑफ द ग्रूम, इन-लॉज़ ऑफ द ब्राइड, ये बहुत बड़ा कारण है इन द राइज ऑफ द डिवोर्स केसेस। आपके एक्सपीरियंस में कौन से ऐसे कारण आए हैं जहां पे एक्सटेंडेड फैमिली हैज बिकम द मेजर रीजन? इट्स द प्राइमरी रीजन। एक्सटेंडेड फैमिली इज द प्राइमरी रीजन। व्हाट हैपेंस इज दैट कहीं ना कहीं एक लड़की के माँ बाप ये मान के चलते हैं कि उन्हें अपनी बेटी का सुख सबसे ऊपर रखना है। वो उसको हम्म। कभी ये सिखाते ही नहीं कि बेटा देखो तुम उस घर में जा रहे हो, 4 लोग मान के चले हम 4 लोगों के घर में वो बेटी आती है। हम्म। वो ये उसको उतना सिखा देते हैं कि वो चारों लोग उसके लिए एडजस्ट करेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम तो शुरू से ही ये कल्चर रखना कि मैं तो ये करूँगी ही नहीं, हम्म। अगर वो कर सकती होगी तो भी। फिर उसको वो इतना कह देते हैं कि अपना पैसा मत खर्चो। हम्म। तुम वेस्टर्न कल्चर से इतना प्रभावित हो गए कि आपको ये चाहते हो कि आपकी बेटी को अलाउ किया जाए। अलाउ से भी मुझे परहेज़ है, बट जनरली लोग ये कहते हैं, अलाउ किया जाए कि वो बाहर जाके काम करेगी। बट उसके बाद देखिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं। वो लड़की आके ये कहती है कि जब मेरे पति की माँ मेरी शादी से पहले भी उसका खाना बना के पैक करती आ रही थी, तो अब क्या प्रॉब्लम है? लेट इट कंटिन्यू, मुझे क्या तुम खाना बनाने के लिए लाए हो? हम्म। और जब तुम 2 रोटी उसकी पैक कर रहे हो तो 2 मेरी भी कर दोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा? कैन यू इमेजिन? आई मीन व्हाट आई एम सेइंग, देन आई आस्क्ड माय क्लाइंट कि क्या आप अपनी सैलरी लाके देती हैं मम्मी के हाथ में? हम्म। मम्मी जी के हाथ में सो टू से। हम्म। वो बोली क्यों? वो तो मेरा पैसा है। आई सेड देन व्हाई शुड शी हैव टू कुक? सी दिस इज़ अ बार्टर सिस्टम, गिव एंड टेक। आज अगर हम बच्चों को भी अपने पाल रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे मन में ये है ना कि बड़ा होके हमारा ख़्याल रखेगा हम्म। या रखेगी। हमारी कहीं न कहीं ममता उस चीज़ से भी आती है। हम हम्म। एक्सपेक्टेशंस तो हमारी हैं ही। हमारा बच्चा भी हमारा इसीलिए ख़्याल रखता है या हमसे मोह करता है क्योंकि हमने उससे मोह करा। राइट। चाहे वो आदान-प्रदान मोह का है। खैर हम बात ज़रूर डिवोर्स की करें, लेकिन एट द वेरी बेसिक लेवल क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारी समझ है एज अ सोसाइटी रिश्तों को लेकर और द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग एंड द वेरी एग्जिस्टेंस, आपकी फैमिली में आपने फैमिली प्लान की, आप यू द कपल गिव बर्थ टू द चाइल्ड, ये उनका सोल डिसीजन था। उस वक्त वो बच्चा उस डिसीजन में शामिल नहीं था, राइट? हुँ। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि पेरेंट्स भी इस बात को समझें कि वो इस मोह में ना पड़ें कि आपने अपने बच्चे को जन्म दिया, परवरिश दिया क्योंकि आपको लगता है एज अ पेरेंट दैट्स योर ड्यूटी, बट वो फ्यूचर में व्हाट यू विल गेट बैक शुड नॉट बी एन एक्सपेक्टेशन, बट बल्कि फैमिली का हर मेंबर है वो आत्मनिर्भर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आने वाली बहू हो, और फिर सब अपना-अपना ज़रूर देखें, उनका देखिए क्या है? निर्भरता से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या आती है? हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में एक ऐसी बहू आ जाए जो पूरा घर सँभाल ले। उसमें ना हम ये भूल जाते हैं कि उसको कौन सँभालेगा? उसकी अपनी भी तो लाइफ़ से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम उसे कह दें कि भई तुम्हें जो करना है वो करो,
अब ये भी एक डबल एजेड स्वॉर्ड है। हाँ, हो सकता है कि वो उस घर में आके सिर्फ अपनी ही सोच रही है और किसी और की सोच ही नहीं रही। बिल्कुल, चलो ये बात भी ठीक थी, तुम अपनी सोचो, किसी और की मत सोचो, बट फिर उनसे भी उम्मीद मत करो कि वो तुम्हारी सोचे। तुम्हारी सोच है। तो सबसे बेहतर ये है ना कि जब आपका बच्चा, चाहे लड़का हो या लड़की, अगर वो एज़ अ प्रोफ़ेशनल एडल्ट है और एज़ अ प्रोफ़ेशनल बाहर जाता है, अपने मतलब अपने लिए कमाता है, तो फिर वो अपना रिश्ता, अपनी शादी भी चलाएगा ना। उसमें रिश्तेदारों को इंटरफेयर करने की क्यों ज़रूरत है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वही तो हमें समझना है। बिटवीन द टू कपल जिनकी शादी हुई है, अगर वो मैच्योर है, एडल्ट है, तभी तो शादी हुई है। इंडियन लॉ भी तो अलाउ नहीं करेगा ना, एक एज के बाद ही उस मैरिज को बिल्कुल। वो लीगली सही मानेगा, राइट? तो अगर वो एडल्ट्स हैं और दोनों शादी में के बंधन में बंधे हैं, तो वो इतने समझदार तो हैं कि अपना रिश्ता भी खुद चलाएं और अपनी रोजी रोटी भी खुद चलाएं। प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये सोचते हैं लड़के के माँ बाप होने के नाते या लड़की के माँ बाप होने के नाते कि इसे तो कुछ नहीं पता, हम बताएंगे इसको कि कैसे ये चलाना है। दैट इज द प्रॉब्लम। उस हम बताएंगे में कई बार हम उसे उकसा भी देते हैं। जो चीज हम उसको ये कहकर शांत कर सकते थे कि देख भाई ये तो होता है, दिस इज अ न्यू रिलेशनशिप, लेट इट ग्रो, हम उसको ये भी कह जाते हैं अच्छा, ओहो, अब तो तू ये कर। अब हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हम अपना बैकलॉग लेके आ रहे हैं। हमारा एक एग्जैक्टली, बहुत बड़ा बस्ता है जो हमारे कंधे पे लटक रहा है, हाँ। और हमने अपने मन में डिसाइड कर लिया है कि जो मैंने सहा वो मेरा बच्चा नहीं सहेगा। अरे भाई, जो तुमने सहा तुम अपने सीनियर के पर्सपेक्टिव से देखो तो सही कि उसने तुम्हें कितना सहा। And also to understand that two families and two individuals coming together in the marriage, जब बाय द डीएनए ऑल्सो वो सेम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। दो भाई बहन जो कि बाय द डीएनए भी कहीं थोड़ा रिलेट करते हैं, वो भी पोल्स अपार्ट होते हैं। तो यहाँ तो दो इंडिविजुअल, दो फैमिली साथ दो आ रही है, विच आर कल्चर्स दो पता नहीं क्या कल्चर्स, ही है वो। विच इज एब्सोल्युटली नॉर्थ एंड साउथ। तो जाहिर तौर पे सब कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन पे 100% तो खरा नहीं उतरने वाला। बिल्कुल। बट बट दिस अंडरस्टैंडिंग और द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुड ऑल्सो बी अ रीजन फॉर डिवोर्स। इट इज, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तेजस्वी जी, आई एम टेलिंग यू, आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, ये हमारे मन का बहुत बड़ा धोखा है जो हम सोचते हैं कि हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ अपने आप से भी और अपने फ्रेंड से भी कि भाई, सबसे अच्छा तरीका सिचुएशन को हैंडल करने का ये है कि उससे बाहर आ जाओ, उसमें इंटरफेयर करना बंद कर दो, क्योंकि यूनिवर्स का इतना अच्छा सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है कि चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो डॉक्टर स्वाति, जब आप ये कहती हैं, सो एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे या मायने होंगे जहाँ पे एक इंसान को समझ जाना चाहिए दैट इट इज़ द टाइम टू कॉल इट अ क्विट। वो एक डायर सिचुएशन हमें बताइए कि ये कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, यहाँ शादी को चलाओ, और यहाँ पे ये फलाना XYZ रीजन है जहाँ पे यू शुड कॉल इट अ क्विट। When you feel that the marriage is taking a little bit of you from yourself every day, हम्म, जब आप अपने आप को, आपसे एक्सपेक्टेशंस अपने आप को इस हद तक चेंज करने के लिए हो जाएं कि आप अपने आप को पहचानना ही बंद कर दें, और आपको ऐसा लगने लगे कि क्या ये मैं वही हूँ जो मैं थी हम्म, या मैं था, हम्म, और आपसे आपका पार्टनर ये सोचने लग जाए कि वो तो अपनी ही ज़िंदगी जिएगा, जैसे भी जिएगा, कोई इनपुट नहीं है उसकी, जो भी कॉम्प्रोमाइज़, जो भी काम करना है रिश्ते के प्रति, वो आप ही करें, हम्म, और आपको वो करने में खुशी नहीं मिल रही है। आप हम्म, समझते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुशी-खुशी करते हैं। जी, वी डोंट वांट टू गिव अनरेस्ट टू देम सेइंग कि नहीं-नहीं, ये क्या कर रही है? हाँ तुझे तो दुखी बिल्कुल, होना चाहिए। हाँ शी हाँ, लाइक्स इट और ही लाइक्स इट, हाउ डज़ इट मैटर? राइट, बट अगर आपको वो बहुत बड़ा बोझा लग रहा है और हम्म, आपने भरपूर कोशिश कर ली कि आप अपनी प्रॉब्लम सामने वाले को बताएँ कि देख भाई मेरे साथ ये है, मेरे को नहीं लगता मैं ये कर पाऊँगी, हम्म। तो फिर निकल जाओ, क्योंकि कब तक ही झेलोगे? किस किस हद तक, किस डिग्री तक केसेस खराब हुए हैं जब वो आपके पास या इन द पब्लिक आई डिवोर्स के लिए आए? जैसे कि हम अगर क्रुएलिटी की बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, जो कि आई बिलीव, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इंडियन लॉ में बहुत बड़ा कारण होगा टू ग्रांट डिवोर्स, या फिर डिजर्शन की बात हो, कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज की बात हो, ये ऐसे कौन से बहुत बड़े कारण हैं या जो बन गए बाद में बहुत बड़े? क्योंकि मैं आपकी बात को बिल्कुल समझती हूँ कि अगर किसी की शादी ठीक ठाक चल रही है
और वो खुशी-खुशी उसमें एक एक हार्मनी और एडजस्टमेंट, बैलेंस बना हाँ। है, तो ये पॉडकास्ट उनके लिए नहीं है कि सुन के जाके अपनी शादी तोड़ने का सोचें, राइट? बिल्कुल। बेसिकली ये एज़ एन अवेयरनेस मुझे लगता है टेक अवे उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जहाँ पे वो अपने राइट्स को समझें और उनको पता लगे कि आगे जाके उनके लिए सिचुएशन जो है वो खतरनाक हो सकती है। देखिए, एक शादी में सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने फाइनेंसेस ठीक रखें। ओके। कहीं न कहीं ऐसा होता है कि अगर एक महिला अर्न कर रही है, तो पूरा घर उसकी ही अर्निंग पे डिपेंडेंट हो जाता है एंड द हस्बैंड बिकम्स लेड बैक। अब मुझसे कई लोग ये कहेंगे कि भई महिलाएँ भी तो घर पे रह के पूरे डिपेंडेंट रहती हैं पुरुषों पे, उसमें क्या ही तो फिर फ़र्क हाउस पड़ा है? हस्बैंड होने में क्या हाँ, क्या ही प्रॉब्लम है? दिक्कत है? बट उसमें दिक्कत ये है कि फिर उस महिला से एक्सपेक्टेशन सारी महिला वाली भी की जा रही है ना। ऐसा नहीं है कि उसको हस्बैंड की फ्रीडम है कि मैं प्रोवाइडर बन जाऊँ और सारा घर फिर घर चलाए। हाँ। कई बार ड्यूअल रोल उसके ऊपर लाद दिया जाता है कि महिला तो तू है ही, अब साथ में तू पुरुष भी बन जा। नहीं तो अगर एक महिला होम मेकर या हाउसवाइफ है तो वैसे एक पुरुष होम मेकर या फिर हाउस हस्बैंड बिल्कुल, बने। बने, बट वो बनता नहीं। ओके। वो इतनी फ्रीडम अपने लिए चाहने लग जाता है कि ये कर तो रही है घर का खर्चा-वर्चा, अब मैं तो घूमूँगा, ठीक है? अगर आपको इससे प्रॉब्लम है, कुछ महिलाएँ चाहती हैं ये, वो कहती हैं कि भाई आई वांट टू बी द सोल प्रोवाइडर, मैं देखूँगी, मुझ में अड़ना मत, लीव मी टू माय ओन डिवाइसेस एंड यू डू योर ओन थिंग, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हुँ। बट अगर आपको लगता है दैट यू आर इन अ ड्रेनिंग रिलेशनशिप या वेयर पीपल आर ट्राइंग टू मिल्क यू बोथ वेज, हाँ। लीव इट, बिकॉज़ you will have to leave it, but by then you will be too weak to leave it. अभी तो आप में जान है, आप इस्टेब्लिश कर लोगे अपने आप को। जी। नियरिंग रिटायरमेंट अगर आपको उसने कह दिया भाई अब तेरे बस की नहीं है, जा, फिर क्या करोगे? हुँ। न्यू पेंशन स्कीम तो वी ऑल नो, उसमें तो हमारे को दिक्कत, रेगुलर इनकम भी नहीं आती, वन टाइम पेमेंट आती है, तब तक बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं ये मुझे दे दो, मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। एग्ज़ैक्टली। ऐसा आपकी महीने की कोई 50,000 रुपए आपको कहीं से मिल नहीं रहे। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आपने उस टाइम करा नहीं क्योंकि घर सारा चला रहे थे आप। हुँ। तो आप अपना फ्यूचर देखिए, जब हम 30, 40, 45 साल तक के होते हैं ना, तब तक हमारे को बहुत बढ़िया भविष्य लग रहा होता है अपना, क्योंकि जोड़ों का दर्द और बालों के झड़ने से पीड़ित हम नहीं होते हैं। हमें लगता है मैं दुनिया फतेह कर लूंगी, सब हो जाएगा। जी। जब आप 50, 55 हिट करने लगते हैं ना, जब आपको 15 मिनट तो सिर्फ पलंग छोड़ के खड़े होने में लगते हैं, हुँ। तब आपको रियलाइज होता है कि भैया आसपास तो कोई है नहीं जो एक गिलास पानी भी दे दे मेरे को, हुँ। ये तो मुझे ही देना है सबको। So basically financial stability and the futuristic vision for how financially Yes, you stable have you to will plan be. your future because God forbids you might just live up till 80. हुँ। Today I am like that is the biggest punishment for anyone. हुँ, The हुँ, world that we are living in, हुँ, क्या ही करेंगे 80 साल तक जी के? हुँ। बट अगर आप रह लिए तो कौन देखेगा भैया आपको? अगर आपके पास भरपूर पैसा है ना, तब भी 80 साल तक की जिंदगी जीना बहुत मुश्किल काम है। तो बेसिकली लड़का हो या लड़की हो, हाँ, शादी करने के पहले या आप शादी में भी हैं तो आपको खैर मुझे पर्सनली लगता है कि शादी करने के पहले आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बिल्कुल 100%। और जब आप शादी में भी हैं या शादी में जा रहे हैं तो ज़रूर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि फाइनेंशियली मैं अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देख रहा हूँ या देख रही हूँ। बिल्कुल। मैं उस पर ज़रूर आप पर आना चाहूँगी लेटर इन द पॉडकास्ट कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे 2 शख्स जो कि मैरिज में इन्वॉल्व होने वाले हैं उनको अपने मैट्रिमोनियल राइट्स पता हों। बट बिफोर दैट ताकि हम एक फ्लो मेंटेन ज़रूर कर सकें अपनी कन्वर्सेशन का, अ, हमें ये बताइए क्या डिवोर्स इज़ द ओनली ऑप्शन? जैसे आपने बहुत ही कैटेगोरिकली ये स्टेट किया कि जहाँ आपको पता लग जाए कि इस शादी में आप ड्रेन हो रहे हैं या सिर्फ़ आप ही हैं जो कि इनपुट दे रहा है या मेंटेन कर रहा है और सामने से वो इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है, दैट इज़ द टाइम यू कैन थिंक ऑफ क्विटिंग। इससे थोड़ा परे हट के क्या कोई मीडियोकर सिचुएशंस भी होती हैं? बहुत आपने अच्छा मेरे से सवाल पूछा है। इस सिचुएशन की ना लोगों को अभी इतनी नॉलेज नहीं है। दे डोंट कीप इट एज़ एन ऑप्शन विद देम। एक्चुअली बट इट्स अ बात वेरी गुड होती भी ऑप्शन। नहीं है इतनी खुल हाँ, के। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, द ऑप्शन ऑफ सेपरेशन, लीगली सेपरेटिंग योरसेल्फ। आपका शादीशुदा स्टेटस मेंटेन रहता है, बट आप कोर्ट में अर्जी डालकर लीगली सेपरेट कर देते हैं उसका अपने क्या आप को। मतलब होता है? कई लोगों को द प्रोटेक्शन दैट द स्टेटस ऑफ बीइंग मैरिड प्रोवाइड्स बड़ा अच्छा लगता है। आप समझ रही हैं मेरी बात? आपके बराबर में एक सीट है, आप उस पे एक हैंकी रखते हैं ना, आपसे दुनिया पूछती है ये सीट पे क्या कोई बैठ रहा है? तो आप कहते हैं हाँ।
बट आपको ये तसल्ली चाहिए कि कोई आके बैठ ना जाए, तो आप उस सीट को रिजर्व कर देते हैं. That is what I call being married and separated. You want people to know that you're not available. At the same time, you don't want your husband to be there. So you take the option of being separated. For so many things. I mean, आप आपके लिए एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपकी सोच नहीं मिलती, बट आपको अदरवाइज उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप एक दूसरे के नॉमिनीज हो, फाइनेंसेस की भी कोई इशू नहीं है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, ही डजंट माइंड पेइंग फॉर यू, यू डोंट माइंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू हिम, योर किड्स आर आल्सो डूइंग देयर ओन थिंग, बट यू लाइक यार अब अपने लिए अब नहीं जिए तो कब जिएंगे. सेपरेशन इज अ गुड ऑप्शन, स्पेशली व्हेन यू फील कि नहीं लड़का अच्छा है बट अच्छा पति नहीं बन सका, या लड़की बहुत बढ़िया है इसीलिए शादी करी थी, बट शी इज नॉट अ गुड वाइफ. Not because she's not a good wife, but because she doesn't match your own definition of what a good wife should be. और शायद ये ऑप्शन भी खुली रहे कि मे बी लेटर इन टाइम Amicably divorce ले लो, या फिर वो शादी में वापस आना चाहे. या आ जाओ वापस. There have been many cases of the celebrities डिवोर्स Yes. के बाद वापस उसी शख्स से Rethink, शादी की है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. I'm You not feel के taking भाई names right now, हमें तो but लग रहा था कि यार ये तो इससे अच्छे बहुत मिलेंगे, बट मिला नहीं कोई. Some people also say कि अब नए जने को नहीं ट्रेन कर पाएंगे भाई. You know, it's also sometimes I also feel कि हम लोग बहुत कुछ डिमांड करते हैं. So, but I mean, if you want a particular paragon of virtue as your spouse, you yourself have to first see what you are. अपनी वैल्यू भी आप देखें, क्योंकि जिसकी जो वैल्यूएशन होगी उसको उतना ही ऑफर मिलेगा. बेसिकली कंपैटिबिलिटी की बात है. अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो आपको वो कंपैटिबिलिटी पहले देखनी भी पड़ेगी कि आप कितने कंपैटिबल हैं और आपका पार्टनर भी कैसे कंपैटिबल है आपको. तो अ, मतलब जब आप कंपेयर करना भी चाह रहे हैं तो शायद आप दोनों पार्टीज को साथ लाके देखेंगे ना कि कहाँ पे एक्सपेक्टेशन गलत जा रही है. नहीं हो सकता. मैं आपको बताती हूँ कि कंपैटिबिलिटी की जहां तक बात आती है ना, सालों निकल जाते हैं हमें कंपैटिबिलिटी जज करने में. और आजकल नया ट्रेंड है कि मैं पहले ना 6 महीने इसके साथ रह के देखूंगा या देखूंगी, एंड देन आई विल थिंक अबाउट मैरिज. भाई तुम 6 महीने सब सही चल रहा है, 6 महीने होते ही जैसे ही आप शादी करोगे एवरीथिंग चेंजेस. सम पीपल स्टार्ट फीलिंग स्टाइफल्ड कि अब तो फंस गए. नहीं, और शादी में कई बारी 14, 16, 20, 25 साल निकलते हैं, डिवोर्स तो उसके बाद भी हो रहे होते हैं. हैं, बिल्कुल होते हैं, और वो कहते हैं कि अब तक झेल लिया, अब नहीं झेला जा तो रहा. कोई जनरलाइजेशन तो है कुछ ही नहीं है, नहीं देयर इज ना नो यार्डस्टिक. कि इतने साल हो गए, ये हो गया. मतलब इट्स नॉट अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वी आर कंडक्टिंग जहाँ पे आपके बिल्कुल. हर कंपोनेंट जो है वो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में. यहाँ पे तो सब कुछ वेरिएबल है. सब कुछ वेरिएबल है, और आप सारे वेरिएबल्स कंट्रोल कर भी नहीं सकते. आप अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, एग्जैक्टली. आप किसी और को क्या करेंगे. हम कहते हैं ना कि भाई ये ऐसी हो जाती तो मैं इसके साथ रह लेता. आई टेल देम तुम क्या हो गए. जब हम अपने आप को ही नहीं बदल पा रहे, तो हम अपने आसपास के समाज को कैसे बदलेंगे. तो हमें तो पहले बदलाव तो अपने अंदर ही लाना पड़ेगा. वही एक चीज है जो हमारे कंट्रोल में है. तो जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई एक मिडवे भी होता है, तो आपने बताया कि हाँ बिल्कुल लीगल सेपरेशन भी देखा गया है और उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं. और मे बी लेटर ऑन इट कम्स एज अ सेवियर टू सेव अ मैरिज. अगर हम इंडियन लीगल सिस्टम की बात करें तो ज़्यादातर देखा गया एंड अगेन इन्फ्लुएंस बाय द सोसाइटी दैट इट इज़ प्रो सेविंग द मैरिज. हम्म. तो अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो क्या यही वजह है कि अगर आज कोई फाइल करता है डिवोर्स के लिए विच इज़ अ कंटेस्टिंग वन, म्यूचुअल नहीं है, तो इसलिए वहां पर भी आपको 1 साल आराम से लगेगा टू गेट और क्लेम दैट डिवोर्स. ज्यादा, 1 साल से कहीं ज्यादा. कंटेस्टेड डिवोर्स में 1 साल तो कुछ भी नहीं है. हम्म. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ये भी लगती है कि एज पर इंडियन लॉज, हिंदू मैरिज लॉज, आप 1 साल से पहले डिवोर्स के लिए फाइल ही नहीं कर सकते. हम्म. अगर आज आपकी शादी हुई है और आपको 1 महीने बाद लगता है कि भाई इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, तो आपको डिवोर्स फाइल करने के लिए 1 साल वेट करना पड़ेगा. ओके. दैट इज वन प्रेशियस ईयर आउट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू ऑलरेडी मेड अप योर माइंड हम्म. that you don't want to live together. Maybe both of you have made up their minds, राइट. and still you have to wait for that one period. उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हिंदू सिस्टम में मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो अ सैक्रामेंट. हम्म. उसको एक सेक्रेड राइट माना जाता है, और उसके लिए कहा जाता है कि इतनी पेशेंस तो रखो कि एकदम से तुम्हारा मन बदल गया, 1 साल रुको, 365 दिन रुको, और उसके बाद फिर बात करेंगे.
आप थोड़ी-सी इसमें क्लैरिटी दीजिए टू लेमन लाइक अस। हम जब हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करते हैं, अ, ये लीगली कितने बाइंडिंग हैं? या फिर अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भी बात करें, तो हमने देखा कि ट्रिपल तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या इसमें जजमेंट आई। तो क्या इंडियन लीगल सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द डिवोर्स रिलीजन के ऊपर है? और स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट ये कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, जब दोनों पार्टीज हिंदू हैं तो वो शादी हिंदू मैरिज एक्ट में होगी। ओके। और अगर एक भी पार्टी किसी और रिलीजन से है हाँ जी। या दोनों पार्टीज के रिलीजन अलग हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में हम जाएंगे। अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं, सपोज मुस्लिम्स हैं, तो फिर मुस्लिम लॉ उनको अप्लाई नहीं करेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर सारे लीगैलिटीज उनकी शादी को अप्लाई करेंगे। कल को वो डिवोर्स चाहते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर होगा। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की शादी होती है, वो तो रीति रिवाज से हो गई, बिल्कुल उसके बाद वो शादी को रजिस्टर कराएंगे। बिल्कुल। तो ना भी रजिस्टर, हाँ। कई स्टेट्स में अब मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है, कई स्टेट्स में अभी नहीं है। बट इट इज एडवाइजेबल टू गेट योर मैरिज रजिस्टर्ड बिकॉज इट बिकम्स अ फुल प्रूफ, it becomes foolproof then, you know, the proof is solid that you've got married. तो शादी रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो, स्पेशल मैरिज एक्ट अप्लाई करता है। बिल्कुल करेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट को आपको उस तरीके से उसी सारे एप्लीकेशंस भर के वैसे शादी करनी पड़ती है। एसडीएम कोर्ट में शादी होगी आपकी, वो वैसे ही रजिस्टर होगी। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी वो। हिंदू मैरिज में आप चाहे आर्य समाज मंदिर में जाके शादी कर दें, चाहे 4 लोगों के सामने शादी कर दें, जी। वो फिर हिंदू मैरिज अप्लाई, हिंदू लॉज जो होते हैं, हिंदू लॉज ऑफ मैरिज, वो अप्लाई करेंगे आपको। अगर दोनों पार्टीज हिंदू हो गई। अगर दोनों पार्टीज हिंदू हैं तो, हम्म। या अगर एक पार्टी ने हिंदू नहीं थी और उसने कन्वर्ट करके अपने आप को हिंदू कर लिया है, तो बट वो दोनों अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हाँ। तो हिंदू मैरिज एक्ट विल अप्लाई टू देम। हम्म। हिंदू मैरिज एक्ट में एलिमेंट्स ऑफ इट बीइंग सेक्रेट, सैक्रामेंट, जैसे मैंने कहा, जैसे मुस्लिम मैरिज अगर आप देखते हैं तो इट इज प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल। जी। इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। मेहर की रकम डिसाइड होगी, ये होगा वो होगा। हिंदू मैरिज में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट में आएगा अगर दोनों पार्टीज हिंदू नहीं है या किसी भी और रिलीजन को बिलोंग करती हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में ये yes, अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल। देन द रिलीजियस बिलीव्स विल नॉट टेक ओवर। देन हिंदू मैरिज एक्ट विल नॉट टेक ओवर। यू कैन नॉट से कि हिंदुओं में ऐसा होता है, हिंदुओं में वैसा होता है। जो Then भी स्पेशल मैरिज एक्ट में जो निर्धारित है। जो स्पेशल मैरिज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यू विल बी सब्जेक्ट टू दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहले स्पेशल मैरिज एक्ट को ब्रीफली समझ लेते हैं आपसे। कोई 2-3 ऐसे रूल जो कि एक आमजन को पता होने चाहिए। सबसे बड़ा रूल तो यही है कि रिलीजन अगर फर्क है, देखिए मैं आपको क्या बताती हूँ, ये आजकल जो प्रॉब्लम होती है ना कि फोर्स किया जाता है लड़कियों को अपना मजहब चेंज करने के लिए या अपना धर्म चेंज करने के लिए कि भाई मैं हिंदू हूँ या मैं मुस्लिम हूँ तो तुम ये कर लो तभी हमारी शादी हो पाएगी। ये उनके लिए बोन है। अगर वो आपका टू बी स्पाउस इतना ही क्लेम कर रहा है आपसे प्यार करने के लिए, तो आए करे स्पेशल मैरिज एक्ट में, क्यों नहीं कर रहा शादी? एग्जैक्टली। क्या ही जरूरत है? ना आप धर्म चेंज करो ना वो करेगा, एग्जैक्टली। करो शादी। तो ये सबसे बड़ा मैं समझाती हूँ लोगों को कि भाई अपना धर्म चेंज, उस टाइम ना आप इतना प्रभावित हो जाते हैं, यू आर सो ब्लाइंडली इन लव राइट। that you just want to do it at any cost. You ask that question to your spouse, to be spouse, if he's also so blindly in love with you, or she is also so blindly in love with you. Why don't they get married in special marriage act? What is the need of changing the religion? How and why is religion even coming between your marriage? We have interreligion marriages that are successful. Saif Khan, Kareena Kapoor, they do their own thing. Yeah. None of them, I don't think they pressurize. That's what they say on record, that we haven't pressurized our children to take up a particular religion. It is what it is. So, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत गॉड फॉरबिड्स अगर कोई डिवोर्स चाहता है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रोविजंस हैं। तो क्या उसमें भी शादी के 1 साल तक वेट करना पड़ेगा? शादी के 1 साल तक वेट करना है। और अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात करते हैं तो ये लीगली बाइंडिंग हो जाता है टू द पार्टीज अगर दोनों हिंदू हैं। बिल्कुल। तो उसमें भी यही होगा कि अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको 1 साल अपने शादी 1 के। साल। देखिए, जैसे जैसे हमारा समाज चेंज होता है वैसे वैसे रूल्स भी चेंज हो रहे हैं। हम्म। 50 साल पहले तो हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स का ऑप्शन ही नहीं था। देयर वाज नो सच थिंग एज अ डिवोर्स। वो भी चेंज आया, अब डिवोर्स को मान्यता मिली है हिंदू मैरिज एक्ट में। जी। फिर प्रॉब्लम ये थी कि भाई अगर आप म्यूचुअल भी कर रहे हो तो 6 से 18 महीने के पीरियड के लिए आपको वेट करना ही करना है। सेकंड मोशन आप 6 महीने के बाद फाइल कर सकते हैं या 18 महीने के पहले।
क्या इसकी एक एडवांटेज ये है दैट दीज आर कंसिडर्ड टू बी द कूलिंग ऑफ पीरियड्स, कि हो सकता है मन चेंज हो जाए। मन चेंज हो जाए, या फिर कभी कभी होता है ना इन द स्पर ऑफ द मोमेंट या गुस्से में आके आपने कहा कि मेरे को तलाक चाहिए बट या मुझे डिवोर्स चाहिए, लेकिन साल निकलता है, 6 महीने निकलते हैं, तो आप उस पे इंट्रोस्पेक्ट करते हो और आपको लगता है नहीं मैं भी शायद कहीं इतनी गलत होंगी, चलो ये यहाँ सॉल्व हो सकता है। कैन दिस बी द प्राइमरी रीजन? देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट अगर आपको उतना ही रिग्रेट है तो दोबारा शादी कर लो विद द सेम पर्सन विद आफ्टर द द सेम डिवोर्स? पर्सन। यस, ओके। बट उस टाइम देखिए जो एक अझेल रिलेशनशिप में है ना, उसको ये कहना कि तुम 1.5 साल तक अभी रुको और देखो, जब जब उसको लगता है मेरी जिंदगी मेरे हाथों से निकल रही है, 1.5 साल इज अ वेरी लॉन्ग पीरियड। And what if the relationship is actually life threatening? यस, इट कैन बी। तो फिर तो बिल्कुल निकल जाना और चाहिए, व्हाट आप इफ अपनी यू आर जान गेटिंग, पहले या बचाएंगे ना। नहीं, व्हाट यू आर गेटिंग अनदर ऑप्शन which is your life option you feel at that time, and you cannot marry that person just because you are tied down in this marriage. न्यूज में आम केसेस होते हैं जहाँ पे हम इस तरह के सिनेरियो को या कोई इनफिडेलिटी का अगर कोई सिनेरियो हो तो वहां पे मर्डर तक भी कई केसेस पहुंचे हैं, बहुत, we all know, राइट? God forbids that should happen to या anyone. तो फिर उस लिहाज में तो अच्छा है कि भैया वहीं खत्म करिए, कि वही, इससे किसी की जान जाए तो बेहतर है कि आप भैया, वही आप ही चले जाओ। हाँ आप चले जाओ या आप डिवोर्स ले लो। बिल्कुल, बिल्कुल। बट वही है कारण, देखिए अगर एक बंदा सामने वाले को ट्रैप कर रहा है उस मैरिज में, तो उसका कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा होता है, उसको अपना फ़ायदा दिखता है। मोस्टली जो मैरिजेस कंटेस्टेड होती हैं, डिवोर्सेस कंटेस्टेड होते हैं, उसमें मॉनेटरी रीजंस ही होते हैं कि प्रॉपर्टी ले जाएगी, या ये हो जाएगा, या बच्चे को कौन रखे। वो बट बच्चे का भी टसल बहुत बार, मुझे कई बार लगता है उसमें बच्चों की बड़ी बेकदरी है। और एक्चुअली बच्चों की क्या हालत होती है डिवोर्स केसेस पे, उस पे मैं डिटेल पे आना चाहूँगी इन द पॉडकास्ट लेटर, बट हाँ बच्चे के लिए तो ऐसा हो गया कि वो दो जीवन जी रहा है ना। बच्चा कह रहा है मुझे ना मम्मी के पास रहना है, ना हाँ, मुझे पापा के पास रहना पास है, मुझे रहना। छोड़ दो। इस पर मैं अल्टीमेटली वापस आती हूँ बच्चों की बात पे, और जो एलिमनाई का एक बहुत ही आई वुड से चैलेंजिंग पार्ट रहता है इन एनी डिवोर्स। बट बिफोर दैट एक चीज़ हमें बता दीजिए कि जब कंटेस्टेड डिवोर्स है और म्यूचुअली दोनों पार्टीज नहीं अग्री कर रही हैं फॉर द डिवोर्स, तो कौन कौन से वो राइट्स हैं या लीगल राइट्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो? देखिए, पहले तो राइट टू योर ओन फाइनेंसेस। अगर आपका कोई सामान, या लड़की, अगर लड़की से स्टार्ट करते हैं, लड़की का स्त्री धन है, हम्म। तो वो उसका लीगल राइट है। वो उससे स्त्रीधन आप किसको कहते स्त्री हैं? धन सारे वो गिफ्ट्स जो उस लड़की को शादी में मिले, चाहे लड़के की तरफ से चाहे लड़की की तरफ से, तो हर पर वो फिर चीज इसका तो कोई एक रिकॉर्ड होना चाहिए ना। रखते हैं लोग रिकॉर्ड। अगर आप देखें पहले शादियों में वो सगाई के सामान की वीडियोग्राफी होती थी, हाँ हाँ। वो रिकॉर्ड ही था, और क्या हो रहा था। हम्म। पीपल कीप बिल्स नाउ। इतना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है मैरिज का सिनारियो। लोग बाग तो कपड़ों के भी बिल्स रखते हैं कि इतना इतना खर्चा किया था। हम्म। दैट इज व्हाई दे क्लिक पिक्चर्स ऑफ ऑल द गिफ्ट्स दैट दे आर गिविंग टू द ग्रूम साइड। तो अगर वो गिफ्ट्स कंज्यूम हो गई हैं तो तो द उसका अदर पार्टी फाइनेंसेस, इज हाँ बिल्कुल, लायबल टू पे इट बैक बिल्कुल, विद बिल्कुल, इंटरेस्ट? बिल्कुल। डिपेंड्स ऑन हाउ गुड योर लॉयर इज। इज ओके। दे आर, आपने मजे करे भाई, आपने शादी में खाना खाया है, उसके पैसे दो आप। अगर बाय एनी चांस इस स्त्री धन का कोई रिकॉर्ड नहीं है लड़की के पास, तब ऑल क्या होगा? हिट एंड ट्रायल, देन इट्स ऑल अ मैटर ऑफ फैक्ट्स एंड मेरिट्स। आपके प्रूफ, पास प्रूफ होना प्रूफ तो जरूरी करना पड़ेगा आपको। कि आप कैसे कह सकते हैं कि 2 करोड़ का कोहिनूर हीरा लेकर आई थी मैं वो वापस दो। देयर हैज टू बी अ पिक्चर, देयर हैज टू बी अ बिल, समथिंग हैज टू बी देयर। तो जब हम स्त्री धन की बात कर रहे हैं फॉर द सेक और एज अ लीगल राइट ऑफ द गर्ल, तो उसी लिहाज से ये वीडियोग्राफी या ये ऑन रिकॉर्ड होना इसलिए भी बेहतर है ताकि लड़के के साथ भी बाद में धोखा ना हो, बिल्कुल, लड़की कुछ भी लड़की क्लेम कर 10 दे। गुना, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, लड़के वाला कभी-कभी कहता है कि जी लड़की वाली साइड से 200 गेस्ट आए थे, मेरी साइड से सिर्फ 50 आए थे। हाँ। भाई रखो, प्रूफ रखो। कई लोग कहते हैं हर चीज़ का पहले से प्रूफ रखना इज़ ऑलमोस्ट लाइक प्रेडिक्टिंग दैट द मैरिज इज़ गोइंग टू फेल। आपकी एक सोच भी तो होती है ना। आई रिमेंबर वन्स आई हैड अ क्लाइंट, दैट गर्ल हैड all the bills with her, all the bills. Can you believe she even had the bills for some socks that she had purchased? जो अपने ट्रूजो में वो मोजे लेकर आई थी उसके भी। And I asked her, I said, were you predicting that you're going to be going into a bad marriage? Who does that? हम्म। She said, no, मेरे को आदत है रिकॉर्ड रखने की। तो मुझे सबसे पहले, I forgot to mention this when you said कि हमें क्या नहीं करना चाहिए शादी में। हम्म।
ट्राई टू स्लीप विद अ क्लीन स्लेट एवरी डे। इतना रिकॉर्ड भी मत रखो कि वो शादी रिकॉर्ड ही बन जाए आपका। ट्राई टू फॉरगेट थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग ट्राई टू फॉरगिव एवरीथिंग, बट ट्राई टू फॉरगेट एंड मूव ऑन। डोंट हैव so many expectations from your spouse that it becomes unbearable for them. Try to also think कि आप इस शादी में क्या लेकर आए हैं। भूल जाओ भाई, आगे बढ़ो। मैं तो हमेशा लोगों को यही समझाती हूँ, भाई दूसरे वाला अच्छा मिलेगा इसकी भी क्या गारंटी है। गारंटी तो लाइफ में किसी कुछ भी चीज नहीं की नहीं है। है, कुछ भी नहीं है। तो आपने बताया कि कुछ अगर कंटेस्टेड डिवोर्स है तो कुछ बातें जिनका ध्यान रखा जाए कि लड़का लड़की दोनों को पता होना चाहिए कि मेरे लीगल राइट्स क्या हैं। तो बिल्कुल। आपने कहा कि लड़की से शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला स्त्री धन हो गया। लड़के से शुरुआत करें अगर हम, हाँ। लड़के की चेकलिस्ट देखें तो सबसे बड़ा लड़कियों का कहना ये होता है कि ये तो मुझे कुछ भी नहीं देता, खर्चा पानी। हाँ। तो लड़का जो दे उसका रिकॉर्ड रखे। क्या होता है शादी के 10 साल लड़का हो सकता है कैश दे रहा हो ना, हाँ। और ऑनलाइन पेमेंट ना दे रहा हो, टैक्स एग्जैक्टली। पर्पसेस दिस एंड दैट। हाँ। तो उसके पास कुछ भी नहीं होता प्रूफ कि मैंने उसको दिया है लड़की को। लड़की दिखाती है मैं तो अपनी सेविंग्स से ही कर रही हूँ, मैं तो तो घर अपनी। में पैसे क्या ऑनलाइन दे पति पत्नी को? भाई अगर वो उसकी एक पॉकेट मनी है फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो वो लड़का कल को कैसे प्रूफ करेगा कि नहीं माय लॉर्ड्स मैं इसको खर्चा देता हूँ, ये झूठ बोल रही है। माय लॉर्ड्स कहेंगे बताओ वो नहीं, मैंने इसको मंडे को 10,000 रुपए दिए थे इसके हाथ में। हम्म। क्या प्रूफ है आपके पास? हम्म। भाई यूपीआई पेमेंट कर दो। ओ माय क्या गॉड। करें अब, क्या करें बताइए। लड़के आजकल इसलिए पिस रहे हैं क्योंकि लड़की कहती है मुझे कुछ नहीं देता। लड़का कहता है भाई मैं ऑन रिकॉर्ड 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ये चाह रही है मैं 50,000 इसे दे दूं इसकी पॉकेट मनी के, फिर मैं घर कैसे चलाऊंगा। तो कोर्ट इस बात को कैसे मान लेता है कि जो लड़की कह रही है वो सच है? अगर चलिए लड़के पे ऑनलाइन प्रूफ, ऑनलाइन पेमेंट अपनी वाइफ को करने का नहीं है, तो कोर्ट लड़की की बात को कैसे सच मानता क्योंकि है? लड़की कह रही है कि मुझे कुछ नहीं दिया और लड़का दिखा नहीं पा रहा है कि उसने दिया है। अच्छा। ओके। आप समझ रहे हैं ना। ओके। कोर्ट वहां पर ना लड़की की तरफ है ना लड़के की तरफ है। कोर्ट कहता है भाई मुझे, प्रूफ देखो अभी चाहिए। लेटेस्ट हुआ है कि वो न्याय की मूर्ति पे से पट्टी हटाई गई है, बट अभी तक तो कानून अंधा था, हम्म। और इस लिहाज से वो अभी भी अंधा ही है। हम्म। वो कहता है ना मैं तेरी सुनूंगा ना मैं तेरी सुनूंगा, भाई मुझे प्रूफ दिखा। ओके। ओके। और आज किसके पास यूपीआई नहीं है। गोलगप्पे वाले भी वो लेकर खड़े हुए हैं भाई। और नहीं अगर आपको कुछ लग रहा है ऐसा, तो आप फिर भाई क्रिएट करो। आप आपको आई मीन क्रिएट करो मे बी इज नॉट द राइट वर्ड, बट बी कॉशियस। अब कई लोग हिडन कैमरास लगा देते हैं घर में, वो भी मैं ठीक नहीं मानती। कई कई हस्बैंड्स हैं या कई वाइफ्स हैं जो ये कहती हैं कि भाई मैं अपने ऊपर कैसे दिखाऊं शोषण। ये लोग बाहर तो सबके सामने बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं, बट घर में ये मुझसे ऐसा करते हैं, मेरे लिए अजीब है। वो हिडन कैमरा लगा देती है या लड़का हिडन कैमरा लगा देता है कि भाई ये वाइफ तो मुझे मारती है, गाली गलौज करती है, मैं इसके साथ कैसे रहूं। तो अगर हम क्रुएलिटी या डोमेस्टिक वायलेंस पर जाएं तो उसके लिए भी आपको प्रूफ जरूरी है। बिल्कुल, आप कैसे दिखाओगे। और कैसे प्रूफ किया जाएगा कोर्ट में? देखिए कैमरा तो कोई अपने घर में शायद ही लगा के नहीं रखेगा। लगाएगा। इन्फ्लुएंसेस करोगे आप, इन्फ्लुएंसेस लाओगे आप, कोई कहीं ना कहीं से विटनेसेस लाओगे। आपको अगर मारा पीटा गया है तो कोई एमएलसी होगी रिकॉर्ड पे। बहुत आपने कहा ना कि 1 साल लगता है डिवोर्स होने में, मैं आपको बता रही हूँ डिवोर्स का प्रोसेस अपने आप में इतना ट्रॉमेटिक है कि सालों लग जाते हैं। आप हम्म। उस लीगल ट्रॉमा में अपनी असली ट्रॉमा भूल जाते हैं। ये हाल है। और क्यों ना लगे साल, आप समझते हैं ना एक ट्रॉमा प्रूफ करना कितना मुश्किल काम है। अगर एक वाइफ ये कहती है कि ये मुझे ताने मारता है, बात मेंटल बात पे ट्रॉमा, इफ मेंटल नॉट अ ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा। इमोशनल अब ट्रॉमा, इसका प्रूफ और कैसे रिकॉर्ड। आप करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे। तो आप हमें बताएं कि ये लोग कैसे निपटारा करेंगे इसका? अल्टीमेटली निपटारा सेटलमेंट से ही होता है। सालों साल डिवोर्स चलते हैं, कंटेस्टेड डिवोर्सेस चलते हैं। कोर्ट अपना डिसीजन दे भी देती है, फिर अपील में मामला आ जाता है। 10-10 साल चलना आम बात है। आप कस्टडी पे बच्चे की लड़ रहे हैं, बच्चा इतनी देर में 18 साल का हो गया, बात इट बिकम्स अ मूड पॉइंट देन। फिर बच्चा कहता है मैं किसी के साथ भी नहीं रहना चाहता, मैं जा रहा हूँ। तो उस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपने अब ये जिक्र छेड़ा है, तो उस टाइम पीरियड में बच्चा कहाँ रहेगा जब तक उस टाइम कस्टडी की पीरियड फाइट पे हो रही है? उस टाइम पीरियड में कोर्ट ने क्या फैसला किया है कस्टडी में? क्या ओके। कोर्ट ने ये कहा है कि भाई हाँ 6 महीने माँ के साथ, 6 महीने फादर के साथ, या हो सकता है विजिटेशन राइट फादर को मिली हो वीकेंड की, ओके। डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल्सो व्हाट द चाइल्ड वांट्स। आजकल कोर्ट्स में इन चेम्बर बच्चे से मिला जाता है, कल्चर है, बच्चे से पूछा जाता है। लेकिन बच्चे का कोर्ट में आना
उसके ज़हन पर बहुत गहरी छाप छोड़ता होगा। कई बार कोई और इलाज नहीं है हमारे पास। जजेस आर वेरी केयरफुल, मतलब कोर्ट में एरिया बकायदा ऐसे बनाए गए हैं, वहाँ टॉयज हैं, ब्राइटली लिट एरियाज हैं, जहाँ पर कोशिश की जाती है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी एक होता है वहाँ पर। उसकी प्रेजेंस में बच्चे से पूछताछ करी जाती है, वरना आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि बच्चा किसके साथ जाना चाहता है। बच्चे की भलाई हमारा जो प्राइमरी कंसिडरेशन होता है लीगली, कि बच्चा किसके पास रहेगा, इज द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। बट आई थिंक इन द होल प्रोसेस जो एक आप कह सकते हैं कोलैटरल डैमेज है वो तो बच्चा बच्चा ही है। है, बिल्कुल 100%। क्योंकि उस टाइम कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि किसी को बच्चे की परवाह नहीं है, बट बच्चा बिकम्स अ ट्रॉफी। हम्म। विनर टेक्स ऑल वाला एक सिचुएशन होता है कि एक लड़ाई, बस एक उस टाइम इतनी नफरत होती है दोनों स्पाउसेस के लिए कि उन्हें लगता है कि मैं सारी वो चीज ले लूं जिससे इसको खुशी मिलती है। फादर को लग रहा है मैं बच्चा ले लूंगा तो ये और दुखी हो जाएगी, मदर को लग रहा है बच्चा मैं ले लूंगी तो ये मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। मदर कोशिश करती है कि बच्चे को पहले से ही फादर के अगेंस्ट कर देती है, बच्चों को बात ही नहीं करने देती मदर फादर से, तो वो बॉन्डिंग ही नहीं डेवलप होने देती। और बच्चे के बिगड़ने के चांसेस भी बढ़ गए ना, क्योंकि बच्चे को अपनी तरफ करने के बिल्कुल। लिए आप वो ड्यूरिंग कह रहे हैं कि मुझे मैगी खानी है, डिनर में आप दे रहे हो, आप दोगे। आइसक्रीम खानी है आप दे रहे हो, क्योंकि आपको लगता है मैं इसके लिए। तो आपकी जिद और लड़ाई में जो बच्चे की नाजायज मांग भी होगी वो भी पूरी वो की बच्चा जाएगी। बहुत समझ जाता है, वो अपने फादर से कहता है कि अगर आप चाहते हो मैं आपसे बात करूं, मुझे आईपैड दिलाओ आप। फादर जल्दी से आईपैड ला देता है। फादर को लग रहा है यार मुझसे बात तो करेगा कम से कम। तो आप गुड कॉप बनने के चक्कर में अपने बच्चे को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हो। बट उस टाइम आप इतने, आपका जो मेन एम है वो तो वन अपन्स है ना। आप उस टाइम किसी की अपनी ही भलाई नहीं सोच रहे तो बच्चे की क्या सोचोगे। तो इसमें आइडियल सिचुएशन क्या है? क्या कोई आइडियल डिवोर्स है? आइडियल डिवोर्स जैसा कुछ नहीं होता। खासकर कि अब क्योंकि हम बच्चों की बात करें तो उसके नाते ज़रूर ये बहुत गहरी बात है कि क्योंकि आइडियल। देखिए वो बच्चे जो पेरेंट्स हैं दोनों ऑब्वियसली वो लाइफ में आगे इन टर्म्स ऑफ एज आ चुके हैं। बच्चे की तो पूरी उम्र पड़ी होगी ना, उसकी तो बिल्कुल। पूरी उसके नंबर ऑफ इयर्स अभी बहुत सारे पड़े होंगे। उसके अलावा उसकी सोच आपने बिगाड़ दी। वही कह रही हूँ, तो वो उसी सोच के साथ अपने बिल्कुल। 80 साल 90 साल 60 साल Maybe he becomes निकालेगा। anti-marriage. He's like, there is no such thing as a happy marriage. मैं तो नहीं करने वाला ये सब। I will हम्म not bring any child into this world. ये हालत होता है, देखो मेरी क्या हालत हो रही है। हम्म। So he's fed up already. Ideal breakup, if you want to know what it is, then it is just an amicable breakup where you understand that you've spent so many years together. क्या इन सारे सालों में कोई भी अच्छे पल नहीं रहे होंगे, कुछ तो रहा होगा ना, something that you can actually look back on and smile. और मे बी फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड आप Maybe एक for the म्यूचुअल sake, डिवोर्स के लिए yes, बढ़े आगे। बिल्कुल अल्टीमेटली वही होना है। अल्टीमेटली इट विल बी सेटल्ड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक जना उस शादी में रहना चाहता है और एक जना नहीं रहना चाहता। जब एक जना मना करता है तो दूसरे के पास शायद कोई चारा नहीं है, या उसको वो बेटर डील लगती है शादी में रहना। पर कई बार ये भी होता है ना कि एक पार्टी तो समझ रही है कि व्हाट इज एट कॉस्ट, कि कॉस्ट पे लगा क्या हुआ है, और एक नहीं समझ पर रही। एक समझ नहीं रही है ना। चाहे वो बच्चे का फ्यूचर है, चाहे वो उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात है, शायद दूसरे उसको कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर पा रहा है कि वो क्या डैमेज होता जा कई रहा बार है। होता है मेरे पास अभी कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें फादर कहता है जी ये बच्ची मुझे देना नहीं चाह रही है मदर, और बच्ची 6 साल की हो गई अभी तक स्कूल में भी दाखिल नहीं कराया। मदर क्या कह रही है आप सोचिए, ये मुझे पैसे नहीं देता मैं स्कूल में दाखिल कैसे कराऊं। जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, 6 साल की बच्ची घर में बैठी है, स्कूल नहीं गई है वो आज तक, नॉट अ सिंगल डे। और आई हैव सीन केसेस वेयर द फादर इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और मदर ने फेसबुक पे अपनी डीपी में बच्ची को एक पटा पटा टाइप का पुराना शीथड़ा टाइप का कपड़ा पहना के एक मिट्टी के पहाड़ पे बच्ची खेल रही है वो फोटो डाल रखी है। फादर इज लाइक देखिए इसने क्या कर रखा है, जस्ट टू ह्यूमिलिएट, ये जान के मेरे बच्चों को ऐसा रखती है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा इससे कि भाई तू कपड़े मत खरीद, या इसको सब मैं देता हूँ। फादर के पास प्रूफ है कि वो टाइम टू टाइम स्विगी करवा रहा है, उसके सामान भेज रहा है, लड़की अपनी मदर के चली गई है, वो सब कुछ दे रहा है, बट वो लड़की जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, जस्ट टू ह्यूमिलिएट हिम इन द सोसाइटी, वो अपनी बच्ची को स्कूल भी नहीं भेज रही कि मेरे पे तो पैसे ही नहीं है, मैं अपने बाप माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहती, और फटे कपड़ों में बच्चों की फोटो अपलोड कर रही है। तो एलिमनी के इशू को तो हम एड्रेस करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी बच्चे की बात हो रही है, अब इस संदर्भ में वो जो चाइल्ड राइट्स की हम बात करते हैं, मतलब वो सिर्फ किताबों में है,
मैं कह रही हूँ कि ईगो की टसल है, लड़ाई है हस्बैंड वाइफ की। और ये आपने जो भी बात बोली, ये कॉमनली काफ़ी सुनने में भी आई है कि अक्सर मदर की कंप्लेन है कि बच्चे का खर्चा भी फादर नहीं उठा रहा। कई केसेस में ये जेन्युइन भी है, सच्चाई भी हो सकती है, कई केसेस में नहीं भी हो सकता। क्या होगा उस सिनेरियो भाई में? मदर का कहना ये है कि मुझे इस बच्चे को ये वाली क्लास करानी है, ये वाली क्लास करानी है, ये वाली क्लास करानी है, इसकी एक टैक्सी लगवानी है जिसको पिक एंड ड्रॉप करे, ये करे वो करे, इसकी ट्यूशन करानी है मुझे, इसको इसी स्कूल में पढ़ाना है। फादर का कहना ये है कि भाई आई कांट अफोर्ड इट। तो आप तो उस बताइए। पे कोई कोर्ट की गाइडलाइन है? कोई गाइडलाइन नहीं है। कहाँ तक कोर्ट गाइडलाइन बनाएगा, आप ये मुझे बताइए। मतलब ये इतना एम्बिगुअस है, हाँ, बहुत एम्बिगुअस है वो। तो फिर ये तो बच्चे फादर, का फ्यूचर तो अधर में है। बच्चे का फ्यूचर अधर में इसलिए है क्योंकि केवल यही पैरामीटर अपने बच्चे को कुछ सिखाना नहीं है कि आप उसको फैंसी क्लासेस ज्वाइन करा दें। अगर वो क्लासेस फादर अफोर्ड ही नहीं कर सकता, हम्म। लेट्स से फॉर एग्जांपल फादर इज अर्निंग 80,000 रुपीज अ मंथ, राइट। you want your child inducted in a fancy international board that the fees for which is 20,000 a month. Can the father give 25% of his salary towards the school fee of his child? He नो। can't. Then you want के मैं तो अपने बच्चे के लिए ये फलाना ट्यूशन, ये वो, कौन बच्चा अभी छोटी क्लास में ही है। आई मीन आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट एरिया वेयर किस क्लास में ट्यूशन लगानी चाहिए, नॉट एट ऑल, बट फादर भी कैसे देगा? 30-40 हज़ार अगर उसने बच्चे के ही मंथली एक्सपेंडिचर पे लगा दिए तो वो घर कैसे चलाएगा? तो मतलब ये कुछ केसेस जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस नहीं भी हैं जेन्युइन। हाँ, जेन्युइन बिल्कुल नहीं है क्योंकि मदर, जो वाइफ आई है घर में, वो फादर को हर पल नीचा दिखाती है कि भाई तू तो गरीब है, तू तो अच्छा। मेरे को दे नहीं रहा कुछ। तो तो वो उसको पता नहीं था पहले जब उसने शादी करी थी कि इसकी आमदनी ये है। शी वेंट इनटू इट विद हर आइज वाइड ओपन। या तो बाय द लॉ क्या स्टेटेड है? मतलब क्या फादर ही प्रोवाइडर है बच्चे के खर्च का? देखिए, अगर मदर वर्किंग नहीं है तो फादर को। तो फादर हैज टू, बट अगर मदर is qualified to work and she's not working, then the court now has started saying that why are you sitting at home, हम्म। why don't you work? She says nahi mera wo samay nikal gaya hai, then the court said well nobody is stopping you now. तो तो कोर्ट ये कहता है, मतलब ये मैं इंडियन लीगल सिस्टम की बात कर रही हूँ कि आपसे जानना चाह रही हूँ कि सच ये है कि अगर मदर वर्किंग नहीं होगी तो उस केस में कोर्ट फादर को बोलेगा दैट यू आर द प्रोवाइडर बच्चे की परवरिश के लिए। बिल्कुल, बट ये देखा जाएगा कि मदर क्वालिफाइड और वो जान के घर बैठी है, हम्म। शी इज मेकिंग नो एफर्ट्स टू वर्क हरसेल्फ। पर कोर्ट ये देखा जाएगा। ये देखा जाएगा। कोर्ट जब मेंटेनेंस अवार्ड करेगा बच्चे के लिए भी, जी। तो कोर्ट इस बात को कंसिडर करेगा कि मदर फॉर एग्जांपल शी इज एन एमबीए, ओके। शी इज सिटिंग एट होम, शी सेज who takes care of my child, who will take care of him, हम्म। how can I join हाँ। work? तो उसका कोर्ट क्या विल से कि जवाब है? कहाँ सारी वर्किंग वुमेन के बच्चे कैसे पल रहे हैं, हम्म। हम्म। तो इतने पैसे ये आदमी इतने ही दे सकता है राइट। और आपके लिए नहीं देगा ये। हम्म। आप केपेबल हो अपनी कमाई करके अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, बट हाँ बच्चा दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बच्चे के लिए देगा। अब वो एक अलग बात है, अगेन ऑन फैक्ट्स एंड मेरिट्स के फुल्ली बच्चे को वो स्पॉन्सर उस टाइम कोर्ट समझता है कि करे या ना करे, या फादर कई बार कहता है कि मैं राजी हूँ, बच्चे का खर्च मैं दूंगा बट वाइफ का क्यों दूँ, हम्म। शी इज फ्री टू गो आउट एंड वर्क, आई हैव नेवर स्टॉप्ड हर। ये बात तो एलिमनाई में भी आ जाएगी, लेकिन अभी अगर हम बच्चे की और बात करें तो कस्टडी ग्रांट करने में कि बच्चा जो है वो फादर के साथ रहेगा या मदर के साथ रहेगा, इसमें कौन से राइट्स जो हैं जिन्हें कंटेस्ट किया जाता है, या यूं बताएं हमें कि कौन से वो बेसिस हैं या पैरामीटर्स हैं जिनको कोर्ट देखेगा कि किसके पास बच्चा रहे, कौन मेंटेनेंस देगा बच्चे की या कौन प्रोवाइडर होगा? देखिए, बच्चे की एज, ओके। बच्चे का जेंडर, ओके। सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज, कहाँ बच्चे का वेलफेयर आपको दिख रहा है। अगर फादर की कुछ हैबिट्स अच्छी नहीं है, हम्म। मे बी ही इज एन अल्कोहलिक, अ ड्रगी, तो इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो बच्चे के लिए सही एटमॉस्फेयर नहीं होगा कि बच्चा वहाँ रहे। राइट। अम, अभी एक लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया है जहाँ पर अम, बच्चे का 50-50 डिवाइड कर दिया गया था टाइम विद मदर एंड फादर, एंड द कोर्ट फाउंड आउट दैट द फादर वाज providing totally restaurant meals, all three meals were ordered from outside to his small children. Then the court said nahi, हम्म। this is not right, bahar ka khana, bachcha, uski tabiyat kharab hogi,
और इस और तरह से मैं काम नहीं चल प्रैक्टिकली सकता। आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, अगर 50-50 डिवाइड भी किया जाता है तो बच्चे 2 स्कूल तो नहीं जाएगा ना? 2 स्कूल नहीं, और उसके कभी फॉर्मेटिव रिलेशंस बनेंगे ही नहीं लाइफ में दोस्त ना। उसके कहाँ वो बनेंगे? एक वेरी नोमैडिक लाइफ ही विल लीड। हाँ, उसके लिए भी बहुत थकान बड़ी कहीं कंटिन्यूटी नहीं है उसके लिए, एग्ज़ैक्टली। पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। वो दैट नेवर बोड्स वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। सो बेसिकली पेरेंट की जो कंडीशन होगी और इन एवरी वे मेंटल कंडीशन और द हैबिट्स और द सोसाइटल कंडीशन और इसके अलावा जो बच्चे का जेंडर होगा और कोई पैरामीटर्स जिनको ध्यान में रखा जाएगा बच्चे की कस्टडी देने वक्त या बच्चे का जिसका सपोर्ट, कई ओके। बार मदर ये कहती है कि भाई मेरे मम्मी और पापा मेरी हेल्प करेंगे, वो फिट हैं, हम्म। उनका प्यार मिलेगा बच्चे को, और हस्बैंड के पास कोई नहीं है ऐसा। हाँ। कई बार ये भी होता है। हाँ। और so many other things that the maybe the mother is not fit for the child, maybe um, there are allegations on her character or on her mental status. हम्म। That is why it is not safe for the child to be with her. एंड इफ दी एनी पार्टी बी इट द फादर और द मदर दे गेट इनटू अनदर मैरिज और अ रिलेशनशिप तो क्या ये भी कंसिडर किया जाएगा फॉर द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड? No, I don't think so. That is generally not considered. हम्म। ऐसे oppositions raise किए गए हैं हम्म। कि she is living with another man, but adultery has been decriminalized. The court says, well, then so what? But adultery can be a very big ground for divorce, It right? is. Even though it has been decriminalized, it still remains a very one of the primary grounds for divorce. और जैसा कि आपने हमें बताया, चाहे वो एडल्ट्री हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, मेंटल वायलेंस हो, किस Economic violence हो, इकोनॉमिक वायलेंस की आप खर्चा नहीं देते, मेंटेनेंस नहीं नहीं, देते। economics Tejasvi ji, one of the biggest reasons for economic violence in metropolitan cities is also that the girl is earning and she does not have control over her own income. ओह! तो आपसे कहा जाता है कि अच्छा तुम लाख रुपए महीना कमा रही हो, ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ये पकड़ो 10,000 रुपए और इसको सेव करना। ओह! सब कुछ तो तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारा खर्चा क्या है? तो इस संदर्भ में लड़की के पास प्रूफ होना चाहिए कि उसने अपनी कमाई ट्रांसफ़र की। बट हमारे पास इतने इंटेलिजेंट लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि एटीएम से पैसा निकाल के दो, ट्रांसफर नहीं लेंगे हम। तो फिर उस सूरत में क्या किया जाता है? काफी टाइम तक, साल 2 साल 3 साल लड़की एटीएम से निकाल के देती रहती है, देन शी पुट्स हर फुट डाउन कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ये कोर्ट में प्रूफ कैसे होगा? वो कहेगी, सी देर आर सो मेनी टाइम्स दैट वी डोंट हैव प्रूफ फॉर एनीथिंग, बट वी हैव टू गिव इट इन आवर प्लीडिंग्स कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं ये आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आम जन या आज के जो युवा हैं और ऑफ एनी एज वो अपने राइट्स को लेके समझें कि ये बिल्कुल, गलत हो देन सकता आपको है। कहना है अपने घर वालों के कि भाई ये क्या तरीका है, तुम मुझसे ये ऐसे ऑनलाइन क्यों नहीं ले सकते, हम्म। मैं खुश हूँ तुम्हें पैसे देने में। हम्म। कई बार इंसिस्ट किया जाता है उनसे कि भाई तुम भी तो कमा रही हो, घर में खर्चा दो, विच आई फील देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, या। राइटली सो। या। बट उससे कहा जाता है कि कैश दे दो, हम्म। हमें तो कैश चाहिए, सब्जी वब्जी नहीं, ऑनलाइन थोड़ी लाएंगे। लड़का लड़की मिलके घर का खर्चा उठाएं उसमें बुराई नहीं है, कोई दोनों बुराई का नहीं है, घर है, दोनों बट उठा देन रहे हैं। उसमें फर्क, प्रॉब्लम ही क्या है? अगर आपको देखिए, ये हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लग रहा है। हम्म। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और वो अगर आपको इंस्टिंक्ट तो लग रहा सबके है, अंदर हाँ, है। वो तो आपको पता होगा भाई। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ चालाकी हो रही है, तो आप अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। हम्म। अगर आप फिर भी नहीं कर रहे हो, तो फिर इट इज योर बैड, नॉट देयर्स। हम्म। अगर आपको पता है कि कैटेगोरिकली आपसे ये पैसा एटीएम से ही क्यों निकलवाते, व्हाई डू दे इंसिस्ट, अभी हम्म। निकालो, अभी जाओ, नहीं नहीं ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं करना है, हम्म। वेल देन देयर यू गो, या। इट्स अ रेड फ्लैग। सो इकोनॉमिक वायलेंस और जैसे कि आपने बाकी रीजंस बताए, ये बड़े कारण हो सकते हैं फॉर समवन टू फाइल फॉर डिवोर्स, लेकिन प्रूफ कोर्ट हमेशा चाहता है। बेहतर है कि प्रूफ हो उस शख्स के बिल्कुल, पास। देखिए प्रूफ में और प्रूफ रखने में और प्रूफ क्रिएट करने में बहुत फर्क है। मैंने आपसे 2 बातें कही, और कई लोग अ, मुझ पे ये लांछन लगाते हैं कि मैं दो तरफ़ा बातें करती हूँ, बट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना। हम्म। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि आप, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका प्रूफ रखिए, का मतलब ये नहीं है कि आप हर पल प्रूफ ही रखते रहें ताकि आपके साथ कुछ ना कुछ, समटाइम्स वी इनवाइट ट्रबल by constantly thinking about trouble, right? Are you saying that the person is manifesting the problem? Yes, you might be.
You know, when your husband finds out that you've been recording all his calls, what उसको बुरा उसको लगेगा। क्या लगे? भाई ये हो क्या रहा है? वो कहेगा भाई तुमने कहीं बेडरूम में तो कैमरा नहीं लगा रखा? हाँ, Are you judging my performance? हाँ, That is what he will say. And is he wrong? No, he's not. हाँ, Now he's worried about you and also scared of you कि भाई ये हुँ। पता नहीं किस एजेंडा से आई है मेरे घर में। तो पता लगे वो एक बड़ा कारण बन वही गया। कारण बन गया। You manifested it, हाँ, हाँ, हाँ। right? So you have to again very fine line. आई थिंक शादी जब हो रही है तो इट इज ऑल्सो, आई वोंट से ऑल्सो, बट इन फैक्ट इट इज अ वेरी बेसिस अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल मेच्योरिटी ऑफ द टू पीपल। Exactly. अगर वो आप में है तो फिर भी आप हर चीज को समझ पाएंगे मेरे और थोड़ा सा आसपास। लेवरेज भी देंगे। हाँ, Be वही a ना, little इमोशनल forgiving. मेच्योरिटी वही Yes. हुई ना कि आपको पता है कहाँ बिल्कुल। एक्शन हैज टू बी टेकन और कहाँ इट शुड बी यू नो Problem is that इग्नोर्ड। we have not been taught the art of adjustment. The art of adjustment does not necessarily make you weak. It strengthens you by increasing your threshold. Again, a very thin line because you have to also, you must know when to stop adjusting in a given situation. जैसे कि आपने पॉडकास्ट के शुरुआत में बोला कि ये हर शख्स को पता होगा कि कहाँ पे वो Point of रिलेशनशिप no में, return आ गया है। हाँ, कि सिर्फ बिल्कुल। आप ही हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक रिलेशनशिप में, लेकिन सामने वाला तो पार्टिसिपेशन जीरो है। बिल्कुल। अब हम एलिमनी की बात करते हैं और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जब डिवोर्स की बात आती है कि कब क्यों एक पार्टी डिवोर्स लेना चाहती है और क्यों एक पार्टी जो कि राइटली सो कंटेस्ट कर रही है डिवोर्स के लिए और उसे डिनाई डिनाई तो नहीं पर उसको शायद देरी लग जाए मिलने में। एज अ एज अ लीगल एक्सपर्ट आप कैसे एड्रेस करते हैं एलिमनी के इशू को? देन आई विल कम अप विद क्वेश्चंस। देखिए एलिमनी दो तरीके से ली जाती है। एक तो है आप मेंटेनेंस की डिमांड करते हैं। मेंटेनेंस के लिए आप ये कहते हैं कि वाइफ की जब तक शादी नहीं हो जाती दूसरी, या जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक हस्बैंड को एक एक्स अमाउंट हर मंथ उसे देना पड़ेगा। अगर वाइफ अर्निंग हो तो? देन अकॉर्डिंगली दैट अमाउंट इज एडजस्टेड। उसमें फिर ये देखा जाता है कि हस्बैंड, देखिए वाइफ का राइट है कि वो उसी स्टैंडर्ड पे जिए जिस स्टैंडर्ड पे वो अपने हस्बैंड के साथ जी रही थी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पहले पूछ लेती हूँ। आपने बताया कि जो हस्बैंड है वो ऑब्लाइज्ड है एलिमनी देने के, वो कितना अमाउंट होगा निर्धारित किया जाएगा ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, बट वो ऑब्लाइज्ड होगा टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस अगर वाइफ डिपेंडेंट है या अगर बिल्कुल। डिपेंडेंट नहीं भी है, इन वट एवर सिनेरियो। कितनी मेंटेनेंस वो देता है या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वाइफ के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और उसकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है। अगर वो खुद लेकिन अर्न कर सकती है और वो नहीं कर रही जानबूझ के, तो सिर्फ इसीलिए उसकी मेंटेनेंस नहीं बढ़ेगी। चलिए मैं अपने उस सवाल को याद रखूंगी, पर ये यहाँ पर एक सवाल पूछती हूँ, ये भी तो हो सकता है कि जो वाइफ है उसका मैरिज में कंट्रीब्यूशन ज्यादा था इन टर्म्स ऑफ कि उसने अपने करियर को सैक्रिफाइस किया क्योंकि तो वो बच्चे ये दिखाए। कि बच्चे थे या बच्चे हुए और बच्चों को पालने के लिए शी सैक्रिफाइस द करियर फॉर दैट स्टिपुलेटेड टाइम। एंड नाउ शी इज मिस्ड द ट्रेन, नाउ शी मिस द ट्रेन, अब उसको वापस जॉब व्हिच ढूंढने इज जाना व्हाट पड़ेगा। हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यस, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी, क्योंकि अगेन बैलेंस नहीं होता घर में कि क्योंकि ये नेचुरली अब आ जाता है सिर्फ महिलाओं पर कि बच्चों की देखरेख, उनको पालना, स्कूल भेजना उसी का ड्यूटी है। वो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटी है वो हम भूल जाते हैं ना, कि अगर हस्बैंड भी इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा हो तो शायद वाइफ भी जाके बाहर जो काम कर रही थी कर पाएगी एज अ प्रोफेशनल। बिल्कुल। तो जब मेंटेनेंस की बात होती है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैरिज आपने कहा कंसिडर किया जाएगा, हेंस अगर वो प्रूफ किया जाता है बिल्कुल तो। बिल्कुल वो आपको उसको वो देखिए हम जो भी कहते हैं ना तेजस्वी जी, हाँ, वो हमारे को कोर्ट को बताना पड़ेगा। हमारे मन में रखने से वो नहीं होगा। हमें कोर्ट को बताना पड़ेगा कि जज साहब, मैं भी आज इतना कमा रही होती कि मुझे इससे कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरी फलाना क्वालिफ़िकेशंस थी। या उसकी फलाना क्वालिफिकेशन है और अब उसे नौकरी ढूंढने अब में नहीं टाइम मिलेगी, लगेगा नहीं या नहीं मिलेगी। मिलेगी। आप क्या बात कर रहे हो? आपने अगर सपोज़ आप ये मान के चलो, मैं अपना प्रोफ़ेशन लेती हूँ। हम्म, मैंने 23 साल की उम्र में लॉ कर लिया था। ठीक है। अगर मैं तब स्टार्ट करती अपना, हम्म, तो आज मेरी क्या कमाई होती? विज़-a-वी मैंने वो ब्रेक ले लिया उस टाइम, हाँ, और आज मैं इस उम्र में लॉ स्टार्ट करती हूँ। देखिए बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे मेरे सामने
क्योंकि मुझे देख के कई लोग प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये तो सीजन्ड लॉयर होगी। हाँ, अब बिल्कुल। मुझे आता नहीं है भाई कुछ भी। आपकी कमिटमेंट क्वेश्चन की जाती है ना? वो कहते हैं व्हाट वर यू डूइंग, एक्सप्लेन द ब्रेक इन करियर। यस। और सबको पता है ब्रेक इन करियर क्यों आया, बट कोई कहता है इसमें क्या हुआ, हमने भी तो करा है। भाई आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, उस बंदी को अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। हुँ। उसके सामने, सी व्हेन आई आस्क फॉर इक्वालिटी, I don't want you to give that to me on a platter. I just want a level playing field. Don't put extra hurdles in front of me just because I'm a woman. यू नो, हियरिंग यू आउट, मैं अभी ये सोच रही हूँ कि हम डिवोर्स के इस इशू को एड्रेस तो कर रहे हैं लीगली, बिकॉज यू नो वी हैव अ एक्सपीरियंस लीगल एक्सपर्ट लाइक यू, लेकिन प्रॉब्लम कितनी सोसाइटल है ना, बिल्कुल। प्रॉब्लम कितनी सोसाइटी की It is जड़ों में like है ना। it's like an onion. आप एक पील उतारोगे उसके अंदर से खोलता चला जाएगा, and that makes you cry. मतलब सी, अगर यही इक्वालिटी हो जेंडर की सोसाइटी में तो मुझे लगता है डिवोर्स केसेस कम हो जाएंगे। अगर कुछ भी पढ़े नहीं है। लिखे लोग हों, इमोशनल मैच्योरिटी हो, आप शादी में जा रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली, आपको समझ है अपने राइट्स की, तो ये चीज़ें आप मनूवर बेटर तरीके से कर पाओगे ना। बिल्कुल। और आपके पीछे अगर एक पूरी टीम ना खड़ी हो आपको उकसाने के लिए। हाँ, जहाँ पे आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है और दोनों बिल्कुल, तरफ से इन it लॉज can हैं। be anyone. I'm telling you, suppose you have that one professor in your college who is carrying a chip on his shoulder or her shoulder, and हम्म। who edges you on. हम्म। आपने सुना होगा एक बंदा जब इतना होपलेस हो जाता है कि वो सुसाइड करता है, वो कहीं खड़ा हुआ है बिल्डिंग के छत पे, एंड यू नो इट इज ऑल अबाउट टिपिंग ओवर। जी। अगर उस टाइम उसको कोई एक कॉल आ जाए या कोई उसको आवाज लगा दे, हाँ, 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 दैट मोमेंट इज गॉन। हाँ। That tipping over, you यस, understand what I'm यस, talking यस, about? यस, यस, So यस। you have that one friend in your college or that one professor in your college who's edging you on and you tip over. हाँ। And maybe 10 years down the line you realize, अरे यार आज मैं भी खुशहाल जिंदगी में होता या होती अगर मुझे उस समय ये समझदारी होती तो। और मुझे उकसाया नहीं गया होता। उकसाया नहीं गया होता उसमें। इट इज नॉट हिज बैड, इट इज योर्स। क्यों सुना भाई, उकसाने वाले तो डाइम एग्जैक्टली, डजन होते हैं। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ, इमोशनल मैच्योरिटी एंड कई बार इंटेलिजेंस। घर में सास कहती है मेरे बेटे को देखो जरा, इसने उसकी बुद्धि फेर दी है। भाई तुम उस लड़की को मत कोसो, अपने बेटे को कोसो। क्यों फिरवाई उसने अपनी बुद्धि? आपका अपना सिक्का खोटा है भाई। आप हमेशा बहू को क्यों बुरा कहते हो? आपका बेटा आपका ना हो सका। और सबसे बड़ी बात ये है कि व्हाई द ओनर्स कैन नॉट बी लेफ्ट ऑन टू इंडिविजुअल्स फॉर देयर व्हाई डू यू मैरिज टू वांट टू वर्क। इंटरफेयर? यस, व्हेन देयर बी टू मेनी कुक्स दे विल स्पॉइल द ब्रॉथ। भाई शादी दो लोगों ने की डेफिनेटली। है, डिवोर्स उन दोनों का होगा, बच्चे भी उन्हीं के हैं, तो आप उन दोनों पे छोड़िए ना टू मनूवर। That is because you are putting unnecessary expectations on those two people to carry the world on their shoulders. व्हिच इज नॉट नीडेड। It is unneeded. अभी तो मतलब I keep, one favorite dialogue that I have कि अभी तो बेटा पैदा हुआ है, आपको मिलाई का लिफाफा आज ही चाहिए। You know, you want that बहू to come to your house, take care of the house, तो उसको दो ना तिजोरियों की चाबी, नहीं दे रहे ना तुम। हम्म। So with a sense of duty also comes a sense of power. एंड दैट ड्राइव्स मी बैक टू एलिमनी। Yes. तो अगर अब हम एलिमनी की बात करें तो एक आपने हमें अच्छे से समझा दिया कि भाई मेंटेनेंस जो है वो हस्बैंड को प्रोवाइड करनी है, अपनी वाइफ को ऑब्लाइज्ड है, उसके ग्राउंड्स तय किए जाएंगे। पर ये वाइसी वर्सा है क्या? बिल्कुल है। वाइफ भी ऑब्लाइज्ड है एलिमनी देने के हस्बैंड को? बिल्कुल। हमारे हमारे Maintenance, we'll call it maintenance. Section 125 talks about, CRPC talks about the fact कि अगर एक मैरिज में कोई भी एक स्पाउस हाँ किसी कारण कमा नहीं पा रहा है, जी। डेस्टिट्यूट है, हम्म। तो दूसरा स्पाउस अगर कमा रहा है तो इट बिकम्स हिज और ऑब्लिगेशन टू पे मेंटेनेंस टू दैट स्पाउस। कितने लोगों को पता है इस बारे में? सबको पता होगा। अच्छा। आई मीन आई प्रिज्यूम यही प्रोविजन आपके माँ बाप के लिए भी है। माँ बाप अपने बच्चों से पैसा मांग सकते हैं, हम्म। बहन अपने भाई से मांग सकती है। सो दैट प्रोविजन इज, इवन अ हस्बैंड डिमांड्स मेंटेनेंस फ्रॉम हिज वाइफ के। आप आज की डेट में हम पता है हम हमेशा फ्लिप साइड पे देखते हैं कई हस्बैंड्स हैं जिन्होंने अपना करियर गिव अप किया है मैं वही जानना चाह कि रही हूँ उनकी ना। वाइफ एक पर्टिकुलर, उन्हें लगता था कि भाई उनकी वाइफ is at that stage in her career where that 1 year is crucial for her, and that husband takes a leave, uh, in order to bring up the children. सी फॉर अ फैमिली इट मेक सेंस। It is अगर a आप उसे एज अ very, यूनिट देखेंगे it's तो a इट मेक very सेंस। strong man, हाँ। who does that. यस। But maybe, like all good things are never reciprocated. Maybe he's cheated later on, and because of that he loses his job or whatever. He misses the train.
तो ये जो ऑब्लिगेशन है टू प्रोवाइड मेंटेनेंस ये दोनों के कंधों पे दोनों है दोनों के कंधों पे एंड है, बट कंडीशंस अप्लाइड। बिल्कुल। तो एलिमनी और मेंटेनेंस इन दो टर्म्स में क्या फर्क है लीगली? Maintenance is something that is given monthly. It is only given till the time the wife is alive or she remarries, after ओके। which she becomes the responsibility of another man, so to say. Alimony is a one time payment. So, for women who are planning to remarry, it's always a good idea to ask for alimony instead of maintenance. It's a one time payment which also includes the kharcha that you've done in the marriage, and इतना तो हमारा लगा था, इतना हमें चाहिए. Settlement में जब बातें होती हैं, तो अगर एलिमनी दे दी तो क्या मेंटेनेंस भी देनी होगी ना फिर बाद में? again depends on the केस टू terms of केस। settlement. Generally not. अच्छा। Generally not. Alimony एक बार दे देते हैं, अच्छा। and then wife अपना करती है उसी से. और लेकिन बच्चे का जो मेंटेनेंस है वो अलग होगा। वो जनरली देखिए, लड़कियों में अब ये भी एक जुडिशियल एक्टिविज्म की बात है. 18 साल तक जब तक का बच्चा नहीं होता है तब तक आप मेंटेनेंस देते हैं. उसके बाद भी जैसे कई जजमेंट्स आई हैं अभी के, लड़की अगर कमा भी रही है, बच्ची मतलब बेटी जो बड़ी हो गई है अब कमा भी रही है, तो फादर के ऊपर कोर्ट ने कहा है कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी शादी का खर्चा दो. हम्म। और ये जो एलिमनी देनी जैसे मेंटेनेंस आपने बोला और ऑन द शोल्डर्स ऑफ बोथ द पार्टीज, तो एलिमनी भी क्या वाइफ को देनी होती है हस्बैंड को? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि हस्बैंड ने वाइफ से एलिमनी डिमांड करी है. लीगल सिस्टम क्या कहता है? Legally, I don't think there is any such rule, not that I know of. Of course, I mean, if we look for it, we might be getting some grounds, but not as of now. ओके। Alimony का कोई provision for the male नहीं है. सो बेसिकली मेंटेनेंस तो समझ में आता है, आपने बोला ये हर महीने का खर्चा है। हम्म. तो एलिमनी के बेसिस जैसे शादी का खर्चा हो सकता है? और बिल्कुल. क्या क्या वो अमाउंट निर्धारित कैसे होता है? वो निर्धारित ऐसा होता है कि भाई अ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं. जी। 20 साल की शादी हो गई, जी। अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 की उम्र होगी दोनों की. हाँ जी। वाइफ कहती है कि इतने साल मैंने इस आदमी को दिए हैं, आज ये जो भी कुछ है मेरे सपोर्ट के कारण है. हाँ। आज अगर इसकी नेटवर्थ 50 करोड़ है, हम्म। तो वो मेरी वजह से है. हम्म। मैंने एंटरटेन किया था इसको, हाँ। मैंने इसको घर में वो शांति दी ताकि ये खुल के काम कर सके. हम्म। इसके जब क्लाइंट्स आते थे या जो भी आते थे, मेरा पूरा सपोर्ट होता था. एग्जैक्टली। ब्ला ब्ला ब्ला. या। सो आई डिजर्व एटलीस्ट हाफ हिज नेटवर्थ. तो इट ये शुड बी होता है गिवन टू मी. यस, होता है, क्यों नहीं होता. 50%? डिपेंड्स ऑन हाउ यू फाइट योर केस. हाँ हाँ। Depends on what you show as proof, that had you been not there, then this would have not have happened. पर इन एसेट्स में कुछ एसेट्स तो होंगे जो लड़के के नाम होंगे जिसका क्लेम 50% वाइफ करेगी, लेकिन कुछ एसेट्स कई केसेस में ये देखा जाता है कि मदर फादर लड़के के मदर फादर के नाम पे हैं या She लड़के cannot की claim anything. ऑन दैट्स पीरियड। I'll tell you what, इसमें आप अदर वे भी देखिए ना. कई हम्म। बार वो 2% रजिस्ट्री के पैसे बचाने के लिए लड़का सारी प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे ले लेता है. वो कहती है प्रॉपर्टी तो मेरी है, हाँ। चली जाती है प्रॉपर्टी लेके वो. हाँ। उस टाइम लड़के के लिए बड़ा मुश्किल होता है प्रूव करना कि ये प्रॉपर्टी तो मैंने पे करा था, मेरी है. एक और केस लड़ो फिर, टू शो कि द मनी केम फ्रॉम योर अकाउंट. तो फिर हमें ये भी बता दीजिए कि लूप होल्स कहाँ हैं हमारे लीगल सिस्टम में, या मिसयूज कैसे दोनों पार्टीज कर सकती हैं एट द टाइम ऑफ डिवोर्स, चाहे वो एलिमनी की बात हो, चाइल्ड कस्टडी की बात हो, मेंटेनेंस की बात हो, कोई भी बात देखिए, जो आपकी गिवन सिचुएशन, देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल. देयर इज नो ब्लैक बुक दैट आई कैन सजेस्ट एनीवेयर विद, लाइक आई सेड, बुलेट पॉइंट्स. हो। राइट राइट राइट। लूप होल आपकी सिचुएशन के डिपेंडिंग जो भी होगा वो सारे आप लोगे उस टाइम. वट एवर फिट्स द बक विल बी यूज्ड. हाँ। अगेन लाइक आई सेड, सब कुछ पहले से ही सोच के करने लग जाओगे तो यू आर डेफिनेटली आस्किंग फॉर अ डिवोर्स. यू आर मैनिफेस्टिंग इट अपॉन योरसेल्फ. तो एहतियात के तौर पे कीप द फाइनेंशियल्स क्लीन. कीप द फाइनेंसेस क्लीन। डोंट थिंक अबाउट 2% बचा लूं मैं स्टैम्प ड्यूटी पे. जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कई देशों में तो बहुत पहले से है प्रीनप या प्री मैरिज अभी इंडिया में अग्रीमेंट। नहीं है. क्या नहीं है. कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट या कोई लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट होना चाहिए, नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ कि आप मैनिफेस्ट करो डिवोर्स, बट टू कीप द पार्टी सेफ? मैं आपसे बिल्कुल जानना होना चाहती हूँ, चाहिए. व्हाट इज योर व्यू? बिल्कुल होना चाहिए. आई थिंक देयर इज नो हार्म दैट बोथ ऑफ देम गो इनटू द मैरिज विद आईज वाइड ओपन एंड विद नो रोज कलर्ड ग्लासेस. मैरिज इज लाइक अ शैम्पेन क्लॉज. उस टाइम तो सिर्फ हम लोग खुश होते हैं एंड वन फॉर मी वन फॉर यू करते हैं, और उसके बाद नन फॉर यू एंड शी विल बी लाइक नन फॉर यू.
तो तो जैसे आपने बोला कि कीप योर फाइनेंसेस क्लीन, तो अगर कोई मैरिज या शादी के पहले किसी भी लीगल एग्रीमेंट या प्रीनप या एग्रीमेंट में जाती हैं पार्टीज, व्हाट आर द थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू जो ध्यान में रखी जाए या जो उसमें लिस्टेड हो कम से कम? क्या ही लिखोगे? देयर इज अगेन अब मैं क्या बताऊं, नो, ये तो आप बता सकते हैं। मतलब आप क्या लिखोगे दैट यू विल नॉट गेट इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? कैसे प्रूफ करोगे उसको? Maybe the guy is emotionally involved with somebody else. How do you define an extramarital affair? Maybe the condition applied that if so and so happens, then this and this will be taken away or something like. It will be, you will have a heck of a time proving that so and so has happened. The girl will say you are having an affair with that girl, and the man will say, are you kidding me? No, I just speak to her because it gives me mental peace. There is nothing physical. और अब तो प्रीनप भी होगा, तो अब पहले उस दोनों को पता होगा कि क्या प्रीनप क्या पहले गलतियां तो नहीं करनी है। बिल्कुल, प्रीनप नहीं, क्या हमें वैसे नहीं पता होता कि हमें गलतियां नहीं करनी है? पता होता फिर भी हम करते हैं ना। है, राइट? और क्या हमें वैसे नहीं पता होता कि डिवोर्स इज गोना कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी, बट हम फिर भी करते हैं बिकॉज वी कांट हेल्प इट। सो व्हेन यू से कि प्रीनप अग्रीमेंट करने में बुराई नहीं है, तो कुछ है? लीगली वैलिड नहीं है। क्या कोई डॉक्यूमेंट लीगली वैलिड है शादी के टाइम पे, आपकी शादी के रजिस्ट्रेशन के अलावा? आप क्या कहोगे कि मेरी कल शादी टूट गई तो मैं ये करूंगी? नहीं। जैसे आपने बताया ना कि स्त्री धन है, तो वो जो हमारे समाज में सगन के टाइम पे जो लेना देना होता है उसका वीडियोग्राफी बिल्कुल, होता है। एनीथिंग दैट कम्स टू यू एज अ गिफ्ट इन योर मैरिज, irrespective of who's giving it, becomes the girl's gift. ओके, लेट मी आस्क यू क्लियर क्वेश्चन। कोई लीगल एग्रीमेंट, पहली बात तो क्या दो पार्टीज में हो सकता है एट द टाइम ऑफ मैरिज? Not as of now. क्या ही लीगल अग्रीमेंट करेंगे? प्री नप्टाइल अग्रीमेंट is not valid in under Hindu law. It's like an assumption. Like I said, it has elements of a sacrament. हाँ हाँ तो हाँ। आप पहले से ही मान के चल रहे हो कि आपकी शादी टूटेगी. It is not valid. Maybe you can have an agreement in other forms. Even I'll now that you've asked this question to me, I'll think about it. But उसका फॉर्म किसी भी हालत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को अगर ये शादी टूटी तो ये हो जाएगा. Maybe you can word it in a different manner. In a better manner, Yeah. because why manifest divorce for Yeah, someone? otherwise also because it is not legally valid. It is almost like saying कि मैं किसी को मारने के लिए इतने पैसे दे रही हूँ और उसने नहीं मारा तो मेरे पैसे वापस करवाओ. Right? It's an illegal contract. हाँ हाँ। So you can't say that. सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट, ये प्रीनप अग्रीमेंट है ही नहीं वैलिड। नहीं. There is no such और provision स्पेशल in मैरिज law. एक्ट में भी कोई Not नहीं है। कोई अभी provision नहीं हमारे है. इंडियन लीगल सिस्टम में बिफोर मैरिज और Yes, एट द टाइम ऑफ yes, मैरिज yes. नहीं है। नहीं. तो क्या ये एक्ट्स कोई मैट्रिमोनियल राइट्स देते हैं टू द ग्रूम एंड द ब्राइड? बिल्कुल. किस Right तरह to के? maintenance. ओके, हाँ वो तो है ही। Right to separate with each other. हम्म। Right to have the uh, right to have your wife live with you. Restitution of conjugal rights, both for the male and the female. ओके ओके। कि भाई आपका पति आपको छोड़ के चला गया, आपकी वाइफ आपको छोड़ के चली गई, वापस आए रहे, या फिर कोर्ट को जस्टिफाई करे क्यों, व्हाट इज अ वैलिड रीजन. हाँ जी। ये सारी राइट्स हैं आपके पास. ओके। So many rights. Otherwise also the presumption of legitimacy of your child, a very very big right that the law gives, Evidence Act gives, कि अगर आपकी शादी की सबसिस्टेंस के दौरान एक बच्चा पैदा होता है तो वो प्रिज्यूम किया जाता है कि आपके हस्बैंड का है. ओके। It's a very big thing that law gives you. हाउ इट ऑल्टर्स द रिलेशनशिप और द कोर्स ऑफ द रिलेशनशिप? There is a presumption of legitimacy on that child, ओके। right? And as long as the wife can show that the husband had access to her, that child will be presumed to be his, and nobody can legally demand a DNA test. A DNA test is not something that you demand as a legal right. If the wife is able to show that the husband had access to her during the period when the child was conceived, then it is presumed that the child belongs to the husband. If the husband says, well, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं अमेरिका में था. But what if ये the देखो. husband demands for a DNA test? It Then is, the lady is it cannot be bound. forced upon the girl. Is it? Yes, without her permission, it cannot be forced. But if the husband gives enough proof that he did not have access to his wife, Again, the proof. and then the wife and the court says, are you willing for a DNA test? And she says, no, I'm not. Then the court can draw its own presumption as to why she's not. Acha. Nobody can force her to have a DNA test. So that is the wisdom of the court then. Yeah, in that, a negative inference can be taken against her if Hmm. she's saying no. But if the wife has shown that the husband was living in the same house and he had access to me,
then you can't force her to have a DNA test. That protection is there to the child, that he will not be called a bastard child or an illegitimate child, howsoever way you want to put it. एज अ लीगल एक्सपर्ट हमें ये बताइए कि इन ऑल दिस प्रोसेस और द ड्यू कोर्स ऑफ डिवोर्स कोई ग्राउंड्स या कोई बातें हैं जहाँ पे बी इट द गर्ल और द बॉय उनको डिनाई किए जा सकते हैं कुछ राइट्स जो उनके हैं या होने चाहिए? मतलब क्या ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे जो ऑपोजिट पार्टी है वो उनके राइट्स जो उनको मिलने चाहिए थे उनको एक्सप्लॉइट कर जाए? बिल्कुल, यही तो खेल है सारा। हाँ। वाइफ कैन सीक अ प्रोटेक्शन ऑर्डर फ्रॉम द हस्बैंड फॉर हर सेल्फ एंड हर चाइल्ड कि भाई मेरे 500 मीटर के दायरे में आएगा ही नहीं। वाइफ कैन सीक द राइट टू रेजिडेंस, हस्बैंड के घर में ही रहती रहेगी, मैट्रिमोनियल होम सो टू से, चाहे वो घर उसके माँ बाप का हो, कहेगी मेरा मैट्रिमोनियल होम है, हस्बैंड भी यहीं रह रहा है, मैं तो यहीं रहूंगी। You can't throw her out. So many such rights are there that accrue to you, and they are like taking away the right of your spouse. Are you saying that the husband wants the divorce but the wife says कि मैं मुझे नहीं चाहिए डिवोर्स और मैं ये घर छोड़ के नहीं जाती? हाँ, मेरी राइट टू रेजिडेंस है। तो फिर क्या होता है उस सिनेरियो में? तो उस सिनेरियो में उसको हक दिया जाता है कि वो वहीं रहती रहे और डिवोर्स कंटेस्ट होता रहे। उसको आप निकाल नहीं सकते घर से अगर उसने राइट टू रेजिडेंस ले लिया है तो ये लिया जाएगा राइट टू? अच्छा, बिल्कुल, कोर्ट में जाके लिया डोमेस्टिक वायलेंस जाएगा? एक्ट में आप फाइल करोगे आई वांट द राइट टू रेजिडेंस। आप प्रोटेक्शन ऑर्डर फाइल करोगे कि ये मुझे मारता है, मैं राइट टू रेजिडेंस भी चाहिए और उससे प्रोटेक्शन भी चाहिए, तो आपने अपने पति को ही अपने घर से निकाल दिया बेसिकली। वो आपके पास नहीं आ सकता और आप वहां से आपको निकाल नहीं सकता। तो वो क्योंकि आपको बाहर नहीं निकाल सकते तो उनको जो घर छोड़ के जाना पड़ेगा? हाँ, उस प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल गया आपको कि 500 मीटर में नहीं आएगा आपके, आपको रेजिडेंस भी लेकर बैठे हो, आप कहाँ जाएगा वो। So in this way, genuine case है domestic violence का, so it very well justifies. But imagine if But it is imagine a not, misuse of. imagine if the house itself belongs to your parents, they want to sell that house for whatever they, maybe they want to rent it Oh, out. so you're saying that the girl may be misusing it also? Yes, there is no maybe about it. So many cases are there where the girl is misusing it. She has occupied a whole floor of a kothi and the old parents were banging upon the fact, उन्होंने घर ही ऐसा बनवाया था कि फर्स्ट फ्लोर को रेंट पे दे देंगे, उससे हमारी आमदनी चलती रहेगी, महीने का खर्चा आता रहेगा हमारा। Now she's occupied it. She's not leaving it. She's saying कि ये तो मैं तो यहीं रहूंगी, मेरा घर है, मेरा मैट्रिमोनियल होम है। फिर the husbands are going through the parents are going through that नाटक of बेदखल करना अपने बेटे को, showing to the world कि हमारा तो ये बेटा है ही नहीं, हमने इसे निकाल दिया, ये घर अब हमें वापस मिल जाए। बेटा चोरी छुपे माँ बाप से भी मिलने आ रहा है, traveling in two boats in the same time, not knowing what to do. So this is the exploitation of the law. Exploit, see, we sometimes we like I said हम एक ही तरफ देखते हैं, but आदमियों का भी बहुत शोषण हो रहा है। बहुत शोषण हो रहा है। देखिए, लॉ जब जिन महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया उन तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा। हाँ, क्योंकि कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं। बिल्कुल, उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। महिलाएं जो उस लॉ को यूज कर रही हैं उसका अब्यूज ही कर रही हैं काफी हद तक। बट सच इज द नेचर ऑफ पावर, जिसके हाथ में दे दो मिसयूज ही होती है। ये वाइसी वर्सा नहीं लागू होता ना? जिसके हाथ में दे दो उसी वही मिसयूज जैसे कि रेसिडेंस के राइट्स एक वाइफ क्लेम कर सकती है, पर एक हस्बैंड थोड़ी क्लेम करेगा अगर वो प्रॉपर्टी वाइफ के डोमेस्टिक नाम। वायलेंस में कुछ भी हस्बैंड क्लेम कर ही नहीं सकता। इट इज दैट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज अवेलेबल ओनली टू अ वुमन एंड नॉट टू अ मैन। And what if the wife files for the divorce and the husband says मुझे नहीं लेना divorce? Then let him contest it. Let him contest, but then can He says I want to live with her. yeah. Then So he then, shows then the that resident says the same. that depends on what the prayer is for the wife. So wife has said that मुझे इससे अलग होना है, divorce चाहिए, क्योंकि on the let's presume on the grounds of cruelty. जी। Husband shows कि कोई cruelty करी ही नहीं है, divorce नहीं मिलेगा, खत्म बात। तो फिर आप प्रूफ करिए उस क्रूएल्टी। बिल्कुल, वाइफ प्रूफ करेगी कि क्रूएल्टी हुई है, हस्बैंड प्रूफ करेगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, डिवोर्स पिटिशन डिसमिस हो जाएगी। रहते रहो साथ में, लड़ते रहो। अगेन अगेन the exploitation बिकॉज law. आप ऐसे किस जने के साथ रहोगे जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, हाँ बिल्कुल। राइट? कैसे वो एक बट अगेन अगर ये जेन्युइन डोमेस्टिक वायलेंस का या क्रूएल्टी का केस है तो वाइफ को तो फिर प्रूफ करना पड़ेगा ना। बिल्कुल प्रूफ के बिना कुछ नहीं होता।
पर तब वो अगर मान लीजिए ये डोमेस्टिक वायलेंस प्रूफ नहीं होता तो तब भी क्या वो प्रोटेक्शन के लिए अपील कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। मान लीजिए फॉर सम रीजन वो बट नहीं वो प्रूफ, प्रोटेक्शन क्यों मांग रही है? क्योंकि वो तो कह रही है ना कि उसके साथ वायलेंस हुआ बट है। उसके कहने से क्या होता है? आज मैं कह रही हूँ बाहर तारे चमक रहे हैं, चाँद निकला हुआ है, तो क्या आप मान जाओगे? जाके झाँक कर देखोगे ना सो खिड़की के बाहर। बेसिकली वी आर कमिंग बैक टू द सेम थिंग जो सेम आपने अभी थिंग, बोली कि बिल्कुल। जिन महिलाओं को वाकई जरूरत है उनको नहीं मिलती, वो प्रूव ही नहीं कर पा रही ना। जिनको शायद नहीं है जरूरत वो एक्सप्लॉइट कर रही हैं लोग। वो प्रूव करने की बात तो उनके पास बाद में आएगी, उनके पास वो पैसे ही नहीं है कि वो ढंग का लॉयर एंगेज करके अपना केस लड़ लें। वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो है ही नहीं ना उनकी। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है व्हेन इट कम्स टू द लीगल एड। Yes, yes. Most of the times, the people for a long time, I was also on the panel of legal aid because you feel you have to give back to the society. I also am now. I feel that is my duty as a good counsel. But most of the time, that legal aid provision is also misused by people who can very well afford और तब tabhi wo just because that provision is available to them. क्या ये आपसे सवाल हम पूछ सकते हैं कि एक डिवोर्स के केस में दोनों पार्टीज का क्या खर्चा हो जाता है, या कोई एक पार्टी अगर दोनों ही कंटेस्ट कर रही हैं डिवोर्स के लिए तो उनका। कोई कोई बॉलपार्क नहीं है हाँ हाँ। क्योंकि वो केस कितना लंबा चलेगा, उसमें कितना पेपर वर्क है, कितनी रिसर्च है, कितनी अपीयरेंसेस हैं, कैसे कोई जज कर। मुझसे लोग पूछते हैं जब आते हैं कि मैडम कितने साल लग जाएंगे डिवोर्स दिलाने में। मैं कहती हूँ ये कुछ नहीं मैं बता सकती आपको। हो सकता है मैं आज फाइल करूँ और सामने वाला टेबल पे आ जाए म्यूचुअल के लिए, तो हो जाएगा आपका काम 6 महीने में। नहीं, मुझे दूसरे वाले वकील ने तो कहा है कि गारंटी एक साल के अंदर। मैंने कहा तो है, आप उसके पास चले जाओ। मार्केटिंग भी तो होती है। बिल्कुल। और एक बार आपने किसी का वकालतनामा साइन कर लिया तो ठीक है, एक बार वो तो क्लाइंट आ ही गया ना, बाद में देखेंगे। बट दैट इज नॉट हाउ आई वर्क। नॉट अ जेन्युइन प्रैक्टिस। नो नो, नॉट एट ऑल। व्हाई शुड यू गिव समबडी फॉल्स होप? फॉल्स हो गया। आज मैं क्या बता सकती हूँ? आई गेट माई शर्ट आयरन टुडे टू वेयर टू द कोर्ट टुमारो। कैन आई से फॉर श्योर whether I will be wearing it tomorrow, whether I will be there tomorrow or not? There is no guarantee in life. How can I guarantee how many years it will take to get divorced for you? Nobody can do that. Nobody can ever do that. मैं क्लियरली समझ पा रही हूँ कि बिकॉज द वेरी बेसिस एंड द रूट्स इन द कॉम्प्लिकेटेड सोशल स्ट्रक्चर, और वहीं से ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ डिवोर्स, और एक्चुअली जब आप एक रिश्ते को तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं खैर आई एम नॉट कमिंग विद एनी जजमेंट कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बिकॉज इट्स वेरी 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 सब्जेक्टिव, लेकिन ये कितना पेनफुल प्रोसेस है आई थिंक for the parties involved, and बहुत। so many complications coming up with. डॉक्टर स्वाति, इतना लंबा एक्सपीरियंस आपका है, यूर अ सीजन लीगल एक्सपर्ट, आपके कुछ गोल्डन वर्ड्स बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, व्हाट आर योर थॉट्स एज अ आप एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पे भी मैं जानना चाहती हूँ, ऑन द ह्यूमन लेवल ऑल्सो, क्योंकि ये सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं है, बट इफ़ यू सी प्राइमरीली ये पहले एक इमोशनल बैटल है, डिवोर्स। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे सब दर्शक आपको सुन रहे हैं, what they should actually take away at this moment of closure. I The first thing that this profession has taught me, not only in the context of marriage but also otherwise, is इससे पहले कि आप किसी का साथ ढूंढें, आप अपने साथ जीना सीख लीजिए। अगर आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हैं और हो पा रहे हैं, तभी किसी का साथ मांगिए, वरना वो साथ आपकी मजबूरी बन जाएगा। क्योंकि उस समय वो साथ आप उसके साथ के लिए नहीं, अपने सपोर्ट के लिए मांग रहे हैं। जब आप अपने पैरों पे खड़ा होना सीख जाएंगे ना, तो आप दूसरे इंसान को उसके साथ के लिए चाहेंगे, उसके सपोर्ट के लिए नहीं चाहेंगे। कितना बड़ा फर्क है, एंड इट इज सो डीप। बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि उसको भी ना, अगर आप उस अगर वो आपकी मजबूरी बनता है, तो आप भी तो उसकी मजबूरी ही बनोगे ना। एग्जैक्टली। शायद अगर आप अपने पैरों पे खड़े हों, तो वो भी आपको एक साथ के लिए चुने, एक मजबूरी के लिए ना चुने। आप उसकी आदत बनिए ना, उसकी मजबूरी मत बनिए। दैट इज व्हाट आई विल से। तो पहले आत्मनिर्भर बनिए, बिल्कुल। फिर उसके बाद आत्मनिर्भर भारत बहुत अच्छा स्लोगन है। इट एक्चुअली is applicable to all of us. एंड इट रेजोनेट्स एवरीवेयर। Everywhere. Learn to love yourself before you are made obligated to love another person. The day you love yourself, you will love everyone. एंड Because ऑल्सो you देयर are इज satisfied in your own life. yes, and there's also a saying and understanding na that if the cup is full,
तभी तो वही फ्लो करेगा ना बाहर भी, वो दे भी बिल्कुल, तभी बिल्कुल। पाएगा जब वो खुद भरा होगा। And maybe you love the fact that your glass is half, it's half a glass because you want to add something to it, to make it a best option for yourself. So half a glass of water is not necessarily a bad thing, is what I will say. हम्म। Maybe it is what God has, thought to be the perfect thing for you. Learn to accept your life as it is and try to make the best. If almost like if life gives you lemon, make a lemonade out of it. अगर आप इस तरीके से आगे चलेंगे तो I think it is all glory years ahead of you. And if not, then you have the power to make them glorified. How does it matter? You're not dependent on anyone to be your son. You are your own son with light shining out of you. तो आप आत्मनिर्भर बनिए, अपने में पूर्ण रहिए, फिर किसी रिश्ते में जाइए। बिल्कुल। तो और जो चाहिए कमाइए और लीजिए ना, कौन ही रोक सकता है आपको? जी। Why are you making your happiness dependent upon the kindness of another man? Banking upon the fact के उससे ये मांग लेती हूँ अपने लिए या वो कर लेती हूँ. Both ways. I think a woman should, we say कि हर एक को self respect होना चाहिए, but self respect के लिए पहले self sufficiency जरूरी है हमारे लिए. वो अगर है तो सब कुछ है. And then you ask for the stars and maybe you will reach them. There's no harm. Nobody can stop you. We are our own impediment. That is what I feel. It is all in our mind. तो सब कुछ स्वयं से ही शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया को और बदलने से पहले अपने आप को बदलने की ताकत रखनी होगी हमें. Everything starts, the change is here, the change is now, and it is within us. और खैर ये संदेश सभी के लिए है। हमारे समाज में जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को भी ये सीख दें, जो बच्चे शादी में जाने वाले हैं वो भी इस बात को समझें। और एक ये बहुत बड़ी सोशल ऑब्लिगेशन भी है कि हम एक वो एनवायरनमेंट तैयार करें जहाँ पे हम सक्सेसफुल मैरिजेस देख सकें, और अगर डिवोर्स की नौबत है भी तो वो ज़्यादा म्यूचुअल, ग्रेसफुल और एमिकेबल बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल. डॉक्टर स्वाति, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे पॉडकास्ट में आई, इसका मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा Thank you करना so much. The चाहूँगी। pleasure is all mine. थैंक यू। तो इस वार्तालाप के बाद सीख यही मिलती है कि हर शख्स के लिए आत्मनिर्भर होना, फाइनेंशियली और इमोशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाएगा तो जाहिर तौर पर ये उम्मीद की जा सकती है कि उस शख्स के जो आने वाले रिश्ते होंगे उनको वो बेहतर तरीके से कायम कर पाएगा या फिर मैनेज कर पाएगा। इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।